पाकिस्तान लाइव में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ पर। तो आज की पहली खबर ये है, नवाज शरीफ की आज एक बार फिर पेशी है और इसमें कानूनी तौर पर क्या नकात हैं और जिस तरह से वो पेशी के लिए कुछ देर में पहुंच जाएंगे, तमाम तर सूरत हाल आपको बताएंगे। और एक और बहुत दिलखराश वाक़या पेश आता है, मेडिकल की तालिबा को कत्ल कर दिया जाता है। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे पाकिस्तान लाइव में। बिल्कुल, इसके अलावा ये बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह नवाज शरीफ पर बड़े बरहम नज़र आ रहे हैं, क्या बयान दे रहे हैं, क्यों तनकीद कर रहे हैं, वो तफसीलात भी आप तक पहुँचाएँगे। और लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, स्मार्ट लॉकडाउन भी किया गया, लेकिन फिर भी सूरत हाल वैसी है, सूरत हाल उसी तरह है और बल्कि ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, कुछ बेहतरी नहीं आ रही है। इसके अलावा पीसीबी तनकीद की जद में, जिस तरह से पीसीबी ने आज़म खान को 50% मैच फीस का जो जुर्माना आयद किया है आईसीसी रूल्स को फॉलो करते हुए, इस पर बात करेंगे कि आज़म खान ने ऐसा क्या कर दिया जिस पर पीसीबी ने उनको जुर्माना किया और पीसीबी इस वक्त तनकीद की जद में है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे पाकिस्तान लाइव में। अभी खबर ये है कि अल अज़ीज़ी और एवन फील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। नवाज शरीफ मिनिस्टर इनक्लेव से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगे और आज उनकी पेशी है, उनके साथ दीगर लीगी रहनुमा भी मौजूद होंगे। नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। और अभी खबर यह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। उनकी लीगल टीम से मुशावरत भी हुई है, केस से मुतालिक तबादला ख्याल भी किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि सागदार परवेज़ रशीद, अताउल्लाह तारड़ भी मुलाकात में मौजूद थे। अल अज़ीज़ी और एवन फील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत। कायद मुस्लिम लीग नून की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी से पहले पार्टी रहनुमा और लीगल टीम से मुशावरत, केस से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ से सागदार परवेज़ रशीद, अताउल्लाह तारड़ और दीगर ने मुलाकात की है। आपको अपडेट करें अहम खबर से कि अल अज़ीज़ी और एवन फील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत का यह मामला है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं और इससे पहले उन्होंने अपनी लीगल टीम से तबादला ख्याल किया, रहनुमाओं से बातचीत की। इसहाक डार, परवेज़ रशीद, अताउल्लाह तारड़ और दीगर की मुलाकात उनसे हुई। अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ के अपीलों पर समाअत है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी से पहले उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से और लीगल टीम से मुशावरत की है, केस के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। उनके हमरा अगर बात करें तो इसहाक डार भी हैं, परवेज़ रशीद हैं, अताउल्लाह तारड़ हैं और आज की अहम समाअत है अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद इस समाअत का आगाज़ हो जाएगा। यहाँ पर आने से पहले उन्होंने अपनी लीगल टीम से मेल मुलाकातें की और उनसे तबादला ख्याल किया गया केस के हवाले से। और इसके अलावा उनकी जो पार्टी रहनुमा है, सीनियर पार्टी रहनुमा है, वो भी उनके हमरा हैं, उनसे भी उन्होंने बातचीत की और तबादला ख्याल किया तमाम तर मामलात के हवाले से। और अब की खबर यह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। जी हाँ, ताज़ा तरीन सूरत हाल आप तक पहुँचा रहे हैं। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं और नवाज शरीफ से इसहाक डार की भी मुलाकातें मौजूद थे। साकिब सईद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। साकिब, आज ये समाअत है, अपीलों पर इस हवाले से डिटेल्स बताइए। मियां नवाज शरीफ जो हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। अभी कुछ ही देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं। जैसे कि आज इवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ रेफरेंसेस के अपील पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है आज समाअत करेगी। जैसे कि आज सिक्योरिटी भी सख्त की गई है, अतराफ़ में तकरीबन 600 के करीब पुलिस से लेकर FC मौजूद है। इसके साथ साथ नवाज शरीफ इससे कबल जो है वो मिनिस्टर इनक्लेव इसहाक डार के रिहाइशगाह पे मौजूद थे। वहाँ पे उनकी कानूनी टीम भी उनके और कानूनी टीम ने उनसे मुशावरत के बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ ही देर बाद जो है वो समाअत शुरू होगी और समाअत के बाद मियां नवाज शरीफ जो हैं वो मरी के लिए रवाना होंगे। उनके साथ वकला भी मौजूद है। जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार की जानिब से लिस्ट मुहैया की गई थी, क्योंकि इससे कबल भी जो है समाअत में काफ़ी रश था, जिसकी वजह से समाअत जो है वो ताख़ीर का शिकार हुई, जिसकी वजह से लिस्ट के मुताबिक जो लिस्ट में मौजूद नाम होंगे उनके मुताबिक ये कमरा अदालत में उनको अंदर दाखिल होने दिया जाएगा। लिस्ट के मुताबिक जो है नवाज शरीफ के वकला में 15 वकला जो है वो अंदर जाने की इजाज़त होगी, 30 सहाफ़ी होंगे। इसके साथ साथ जो है डिप्टी अटॉर्नी जनरल और अटॉर्नी जनरल के जो 10 वकला है वो कमरा अदालत में दाखिल होंगे। इस वक्त पे जो है काफ़ी बड़ी तादाद जो है पुलिस की भी वहाँ पे मौजूद है और जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है वो भी मियां नवाज शरीफ के हमरा हैं। जी
ठीक है साकिब सैयद, ये बताइएगा कि कौन कौन से पार्टी के रहनुमा उनके हमराज वहाँ पर पहुँचे हैं? क्या आज भी वहाँ पर बाहर कारकुनान की तादाद मौजूद है जो कायद का इस्तकबाल के लिए पहुँचते हैं हमेशा? देखें, तादाद तो ज़्यादा है क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं इससे कबल भी जब वो आए थे तो इनके कारकुनान की जानिब से पूलबाशी की थी, जिसकी वजह से जो इनके साथ रहनुमा है जिसमें से हिना परवेज़ भट्ट, उस्मा बुखारी, लतीफ़ जो हैं वो भी इनके हमरा हैं, जैसे कि इसाक डार और उनके आज़म नज़ीर तारड़ जो कानूनी टीम के हैं वो भी उनके मौजूद हैं। अमजद परवेज़ जो हैं इनके नवाज शरीफ के वकील हैं, वो आज दलाइल देंगे। इसके साथ आपको ये भी बता चलूँ कि गुज़िश्ता समात में जो है अमजद परवेज़ ने दलाइल के लिए 3 से 4 घंटे का वक्त जो अदालत से मांगा था और नैब की जानिब से जब उनसे पूछा गया कि आपको कितना वक्त दरकार है दलाइल के लिए, तो नैब की जानिब से कहा गया कि हमें तकरीबन सिर्फ 30 मिनट दरकार हैं। जिसके बाद अदालत ने कहा अगर मुमकिन हो सके तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो इवन फील्ड और अज़िज़िया रेफरेंस हैं उस पर दलाइल और उस पर समात होगी। जी ठीक है, हमारे साथ आदिल सईद अब्बासी भी मौजूद है, अदालत में मौजूद है। अदालत के अंदर क्या हवाल है आदिल सईद अब्बासी से जानते हैं। आदिल, ये बताइएगा कि क्या साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कमरे अदालत में पहुंच चुके हैं? कब होगा समात का आगाज़? देखिए 2:30 बजे का वक्त रखा गया है। अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में समात के लिए सजा के खिलाफ जो नवाज शरीफ की अपीलें बहाल हुई थी उन का वक्त रखा गया है समात के लिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी खुसूसी बेंच जो है इन दरख्वास्तों पर समात करेगा। नवाज शरीफ जो है इस वक्त कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। लीगी रहनुमाओं की बहुत बड़ी तादाद जो है वो उनके साथ कमरा अदालत में मौजूद है। यहाँ पर जो लीगी रहनुमा है वो भी मुलाकात कर रहे हैं नवाज शरीफ से। लीगी रहनुमाओं में हिना परवेज़ भट्ट है, इसके अलावा मरियम औरंगजेब है, इसाक डार हैं, इसके अलावा जावेद लतीफ़ जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। हनीफ अब्बासी जो है वो भी यहाँ पर नवाज शरीफ की पेशी के मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। इसके अलावा लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद जो है, उस्मा बुखारी जो है वो भी यहाँ पर पहुंची है, आज़म नज़ीर तारड़ हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। लीगी रहनुमाओं की बहुत बड़ी तादाद जो है उन्हें इस बार कमरा अदालत में जाने की इजाज़त दी गई है। खुसूसी पासेज जो हैं वो बनाए गए हैं सहाफ़ियों के लिए, लीगी रहनुमाओं के लिए और वकला के लिए खुसूसी पासेज जो है वो बनाए गए हैं और जो कमरा अदालत में दाखिला है वो खुसूसी पासे से मशरूत किया गया है। लिहाजा अब नवाज शरीफ जो है इस वक्त कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अब से कुछ देर बाद 2:30 बजे इन दरख्वास्तों पर जो अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस है इनमें सजा के खिलाफ अपीलों पर जो बहाली की दरख्वास्तें हैं उन पर समात होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच जो है वो समात करेगा। नवाज शरीफ के वकला जो हैं वो भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। इसके अलावा नैब की जानिब से जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो भी कमरा अदालत में मौजूद हैं और इस वक्त जजेस का इंतजार किया जा रहा है। 2:30 बजे का वक्त क्योंकि मुकर्रर है अब समात। ठीक है, 2:30 बजे का वक्त आपने बताया आदिल सईद अब्बासी। 2:30 बजे समात का बाकायदा आगाज होगा। नवाज शरीफ कमरे अदालत में मौजूद हैं, इंतजार किया जा रहा है जजेस का। लेकिन ये बताइएगा आदिल सईद अब्बासी थोड़ा सा नाज़रीन को कि इससे पहले जो समात हुई थी, आखिरी समात हुई थी, उस पर क्या हुआ था? समात पर मुख्तसर समात हुई थी, उसमें जो जजेस साहिबान हैं उनकी जानिब से सवाल किए गए थे। जो नवाज शरीफ के वकला है उनसे पूछा गया था कि आप इन सजा के खिलाफ जो अपीलें हैं इन पर जो दलाइल देने हैं उसके लिए आपको कितना वक्त दरकार होगा। जिस पर पहले तो जो अमजद परवेज़ नवाज शरीफ के जो वकील हैं उनकी जानिब से पहले तो कहा गया था कि 3 से 4 दिन का वक्त दरकार होगा दलाइल मुकम्मल करने के लिए। ताहम उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो भी रोस्टरों पर आए और उनकी जानिब से अदालत को कहा गया था कि हम 5 से 6 घंटे में दलाइल जो हैं वो मुकम्मल कर लेंगे। तो लिहाजा अमजद परवेज़ की जानिब से भी यही मौका अपनाया गया था कि 5 से 6 घंटे में जो दलाइल हैं वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जबकि नैब की टीम से भी अदालत ने पूछा था कि आपको कितना वक्त दरकार होगा दलाइल मुकम्मल करने के लिए, जिस पर नैब की टीम की जानिब से कहा गया था कि हम आधे घंटे में जो दलाइल हैं वो मुकम्मल कर लेंगे। जिसके बाद अदालत ने समात जो है वो मुलतवी की थी और कहा था कि
आइंदा समाज जो है अगर मुमकिन हो सका तो हम डेली की बुनियाद पर, रोजाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत करेंगे। ताहम इस पर फिर समाज जो है वो मुलतवी कर दी गई थी और आज इन दरख्वास्तों पर दोबारा जो है समाअत होनी है। नवाज शरीफ जो है वो पहुंच चुके हैं कमरा अदालत में। लीगी रहनुमा जो है वो भी बड़ी ठीक है। आदिल सिद्दीकी आपसे हम इंफॉर्मेशन इस हवाले से देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट्स किया अहम मामले के हवाले से। एक और अहम मामला, लाहौर के इलाके चौंग में मेडिकल की तालिबा को कत्ल करने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ स्टेट मुद्दई बन गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुलिस ने जुर्म आज़ाद करके 311 लगा दी है। अहले इलाका के मुताबिक मकतूला के लवाकिन को मुल्ज़िम ग्रुप धमका भी रहा था। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म से IG पंजाब ने DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान केशवर को खुद मामला देखने का हुक्म दे दिया था। अहम खबर है, मेडिकल की तालिबा के कत्ल का मामला है और इसमें अब मुल्ज़िमान के खिलाफ रियासत मुद्दई बन गई है। लाहौर चौंग में मेडिकल की तालिबा को कत्ल करने का ये मामला पेश आया था, जिसके बाद अब ये खबर कि रियासत इस केस में मुल्ज़िमान के खिलाफ मुद्दई बन गई है। चौंग में मेडिकल की तालिबा को कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद ये भी ज़राए बता रहे हैं कि मुल्ज़िमान की जानिब से मकतूला की अहल खाना को, उसकी फैमिली को धमकाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। ये अफसोसनाक वाक़या है लाहौर चौंग में पेश, जहाँ पर मेडिकल की तालिबा को कत्ल करने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ अब रियासत मुद्दई बन चुकी है और चौंग में मेडिकल की तालिबा को कत्ल करने का ये लर्ज़ाखेज़ वाक़या था। और इस हवाले से अब तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसमें ये बताया जा रहा है कि मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ अब रियासत ख़ुद मुद्दई बन गई है और जो मुतासिरीन हैं उन्होंने ये मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हम पर प्रेशर डाला जा रहा है, हमें सुलह के लिए फ़ोर्स किया जा रहा है, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है और रियासत हमारी मदद करे। इससे पहले हमने देखा कि उन्होंने अपील की वज़ीर आला से कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए, मुल्ज़िमान जो है वो हमें प्रेशराइज़ कर रहे हैं और अब ये खबर सामने आ रही है कि मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ रियासत अब ख़ुद मुद्दई बन चुकी है। रिसेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचा रहे हैं। 2 गिरफ्तारियाँ अमल में आ चुकी हैं। 3 के बारे में कहा गया कि 3 लोग मफरूर हैं, 3 मुल्ज़िमान मफरूर हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिश की जा रही है। लेकिन अब ये खबर है कि रियासत मुद्दई बन चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, ज्वाइन किया है शराज निसार ने। शराज, ये कहिएगा कि आपके डेवलपमेंट सामने आई कि इसमें रियासत खुद मुद्दई बन गई है और ये बताएं कि 2 अफराद गिरफ्तार थे, 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार थे, 3 मफरूर थे, उस हवाले से क्या पेशरफ्त है? जी बिल्कुल, यही वो तरीका है जो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और जिस तरह लड़की जब जख्मी थी तो उसके वालिद को सऊदी अरब से बुलवाया गया और यहाँ आकर उस पर दबाव डाला गया कि सुलह कर ले वरना आपको संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। हम सुबह से आज उसी सोसाइटी में जायबुआ का भी दौरा किया, उनके घर भी गए हैं। उनके घर में इतना सेट किया गया और फैमिली में 4 डॉक्टर हैं और ये 6 साल से इस सोसाइटी में रहायश पजीर है, जिनके खिलाफ 24 मुकदमा दर्ज हैं। सोसाइटी के सदर से भी हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि अभी चंद रोज पहले इन्होंने इसी सोसाइटी में 65 लाख रुपए का फ्रॉड किया। जब थाने में गए तो मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अब अब्दुल रहमान जो 16 साल का लड़का है वो ड्राइव कर रहा था और लड़की को ओवरटेक करने के बाद वो सोसाइटी की तरफ भागा और उसने अपने मामूओं को बुलवाया मौके पर, जिन्होंने आगे फायरिंग की है और उसके बाद उन्होंने सोसाइटी के गार्ड्स को ये कहा कि आप दरवाजा बंद कर दें और वो जख्मी लड़की को लेके वापस अपने मामू के घर आए हैं और वहां पर जाकर दोबारा जब सारे गए हैं तो फिर जाकर सोसाइटी का दरवाजा खोला गया। जब गार्ड से भी हमारी बात हुई है तो उसके वालिद से प्रेशराइज करवा कर जब ये कहलवाया गया कि मैं मुकदमे की पैरवी नहीं करना चाहता, उसके बाद ये इनिशिएटिव लिया गया कि 311 जुर्म आजाद करके लगाई गई है और ये बहुत ही अरसे बाद ऐसा हुआ है कि मदई जो है वो स्टेट बन गई है। इस तरह के मुकदमात में ऐसे ही होता है जिस तरह अहले इलाका ने एहतजाज भी किया है और ये बताया, सोसाइटी के सदर ने भी बताया कि ये मुसल्ला लोग हैं, इनके घर में ये 6 साल से रह रहे हैं लेकिन अभी तक इस सोसाइटी में इनको मेंबर नहीं बनाया गया, इसी वजह से कि इनके खिलाफ दर्जनों मुकदमा दर्ज है और ये जुराइम पेशा लोग हैं। तो मेंबर नहीं बनाया गया, पुलिस को इत्तला भी दी गई लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिस तरह ये इस मुकदमे में भी 16 साल जो कम उम्र ड्राइवर। देखिए शराज, आप जो सुन पा रहे हैं तो ये मेरा सवाल आपसे है कि बहुत अच्छी बात है या बड़ी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है कि रियासत खुद इसके अंदर मुद्दई बन गई है, लेकिन अहम सवाल यह है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो लोग कौन है और जो 3 मफरूर हैं वो कौन कौन है? जी बिल्कुल, ये 6 भाई हैं जो इस सोसाइटी में रहते हैं। जो अब्दुल रहमान गाड़ी चला रहा था उनका भांजा है और जब उसने फोन किया तो ये फकीर हुसैन के बेटे हैं जो सारे मौका पर पहुंचे, उन्हीं में से 2 को हिरासत में लिया गया जबकि बाकी 3 जो अभी मतलूब है और पुलिस कह रही है कि हम उनको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन जब उसके बाप की तरफ से वर्बली ये कहा गया कि मैं पैरवी नहीं करना चाहता तो इस पर ये इनिशिएटिव लिया गया और वज़ीर ने IG पंजाब को ये कहा, डॉक्टर उस्मान को, कि आप खुद इसमें मुद्दई बनेगी, स्टेट बनेगी और DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान केशवर ने
ये एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन को ये कहा है कि वो खुद सारा मैटर देखेंगे और रोजाना की बुनियाद पर मेरे साथ डिस्कस भी करेंगे। अभी जो है वो कल तक की उनकी अबूरी जमानत है, जो बाकी 3 मुलजम गिरफ्तार अभी तक नहीं हुए, लेकिन अहले इलाका ने इस बात की तस्दीक की है कि वो ना सिर्फ मुख्तलिफ जराए से उस फैमिली को थ्रेट कर रहे हैं, बल्कि जो मकतूला है उसका बाप जो है वो सऊदीया वापस जा चुका है, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने ये इनिशिएटिव लिया कि अगर मुद्दई को थ्रेट किया जा रहा है तो पुलिस जो है, स्टेट जो है वो मुद्दई। ठीक है शिराज, ये वाज़ेह कीजिएगा क्योंकि आप इस चीज़ को बेहतर समझते हैं इस मामले को। ये बताइएगा कि जब रियासत खुद मुद्दई बन जाती है तो जिस तरह से जो फैमिली को ब्लैकमेल किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, जिसका वो बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो उस हवाले से क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, क्या इकदाम उठाए जाते हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये एसपी सदर ऑपरेशन को भी ये हदायत की गई है और डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी ने ये वाज़ेह तौर पर बताया है कि उनके घर सिक्योरिटी भी लगाई गई है और खासकर डॉल्फिन फोर्स को ये कहा गया कि आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे और अगर कोई भी उनको थ्रेट करने की कोशिश करे या उसके बारे में कोई इत्तला दे या वहां पर कोई आए और वहां आकर फिजिकली उनको थ्रेट करे तो फौरी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन यहाँ ये बात बड़ी काबिल जिक्र है कि हर चीज का अगर नोटिस वज़ीर आला पंजाब ने लेना है तो फिर पुलिस जो है वो सिर्फ तरक्की ना करवाए अपनी, उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो इस तरह के मुलजम है जो 6 साल से उस सोसाइटी के मेंबर नहीं बन सके क्योंकि वो जराइम पेश है, ये अहले इलाका ने तस्दीक की है और पीएनएन के साथ उन्होंने खास बात की है, जो हमारे पास फुटेज भी मौजूद है, जो इस सोसाइटी का सदर है और बाकी भी जो अहले इलाका, उनका ये कहना है कि कई बार पुलिस को बता चुकी है कि इनके घर में असला भी मौजूद होता है और ये अहले इलाका को इसी तरह धमकाती हैं। बिल्कुल, और पिस्टल रिकवर कर लिया गया, पिस्टल रिकवर भी किया जा चुका है, अंडर एज ड्राइवर था वो शख्स। अब बहुत शुक्रिया शिराज निसार, आपने हमें तमाम तर मामले के हवाले से तफसीलन अपडेट किया। इस हवाले से आपसे इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे, तमाम तर मामले को हर पहलू से देखा जाएगा और डेफिनेटली ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी डेवलपमेंट है कि अब सरकार, रियासत इसके अंदर खुद मुद्दई बन चुकी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि कत्ल होने वाली मेडिकल की तालिबा के ख़ानदान को हर कीमत पर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। मजलूम ख़ानदान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुलज़िमान के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी, केस में इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएंगे। ये अहम बयान है, मोहसिन नकवी का बयान सामने आया है। कत्ल होने वाली मेडिकल की तालिबा के ख़ानदान को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे, मजलूम ख़ानदान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह किया और कहा है कि मुलज़िमान के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएंगे। आपको बताएं साहम केस के हवाले से कि अब रियासत खुद इसमें मुद्दई बन चुकी है। मेडिकल की तालिबा की कत्ल केस में मुलज़िम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी ज़मानत करवा ली। सेशन कोर्ट लाहौर ने पुलिस से 28 नवंबर को मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने मुलज़िम को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया है। मुलज़िम के खिलाफ थाना चौंक पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर रखा है। अदालत का मुलज़िम को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म और तालिबा कत्ल केस में मुलज़िम ने अबूरी ज़मानत करवा रखी है। सेशन कोर्ट ने पुलिस से 28 नवंबर को रिकॉर्ड तलब किया था मुकदमे का। अदालत का मुलज़िम को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम मामले की बात करते हैं। एटीसी लाहौर का मरियम औरंगज़ेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म अब सामने आ चुका है। अदालत ने मुतल्लिका SHO को वारंट की तकमील करने की भी हिदायत कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी की जज अमर गुल ने वारंट गिरफ्तारी जारी की है। अदालत ने अदम पेशी पर मरियम औरंगज़ेब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू का मुकदमा दर्ज है और पुलिस ने मरियम औरंगज़ेब, जावेद लतीफ़ समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। मरियम औरंगज़ेब को तलब किया गया था अदालत की जानिब से 9 दिसंबर को अब गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। सुलेमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी सुलेमान। दहशतगर्दी अदालत का मरियम औरंगज़ेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया है और अदालत ने गुज़श्ता समात वारंट गिरफ्तारी जारी की थी। अदालत ने SHO को वारंट की तकमील कराने की हिदायत भी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अमर गुल खान ने वारंट गिरफ्तारी जारी की हुई है। अदालत ने अदम पेशी पर मरियम औरंगज़ेब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की हुई है। मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू का मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है और इससे कबल भी इस मुकदमे में मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ जो है काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो वो जारी किए गए थे और उसके बाद वो अदालत के रूबरू पेश हुई थी और उसके बाद इनके चल के भी अदालत में जमानतें चलते जमा करवाए गए थे। उसके बाद जो है गुज़श्ता समात पर जो है वो मरियम औरंगज़ेब अदालत में पेश ना हुई, जिस पर अदालत ने नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जो है
नाकाबिल जमानत वो जारी कर दी है और आज जो है बाकायदा तौर पर अदालत ने SHO को इस पर तस्लीम कराने का जो है हुक्म जारी कर दिया। जी ठीक है सुलेमान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने बिलावल और जरदारी में इख्तिलाफात की तरदीद कर दी। कहते हैं कि बिलावल और जरदारी में कोई इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ की बातें मीडिया ने फैलाई हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मियाँ साहब, आप वोट को इज्जत दो का जो स्लोगन लेकर चले थे, क्या आप वोट को इज्जत दे रहे हैं? आपके लोग ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, तो फिर आप चेयरमैन PTI को बुरा क्यों कह रहे हो? इस्टेब्लिशमेंट सबकी है, इदारे मुल्क के होते हैं, फेयर एंड फ्री इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के लिए चैलेंज है, ये कहना है खुर्शीद शाह का। इख्तलाफात की बातें मीडिया ने फैलाई हैं। जरदारी, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी में कोई भी इख्तलाफात नहीं है, ये तमाम तर बातें फैलाई जा रही हैं। और उन्होंने तनकीद की मुस्लिम नून पर और कहा कि इस्टेब्लिशमेंट सबकी है, इदारे मुल्क के होते हैं, फेयर एंड फ्री इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने बिलावल जरदारी में और आसिफ अली जरदारी में इख्तलाफात की खबरों की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि इख्तलाफात नहीं है, तमाम तर बातें मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, इख्तलाफात की बातें, ऐसा सच नहीं। उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। खुर्शीद शाह की जानिब से कहा गया कि जो इख्तलाफात की बातें मीडिया में फैलाई जा रही हैं उसमें कोई हकीकत नहीं है। फ्री एंड फेयर इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। उन्होंने इख्तलाफात की तरदीद कर दी है। इलेक्शन की तारीख मिलते ही कुछ लोगों को अपना मुल्क याद आ गया। पहले वो इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते थे, अब तैयारियां कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा आरिस धामरा कहते हैं कि लोग मुल्क में ग्राउंड बनाकर आए हैं, आने वाले वक्त में एक और नया नारा लगने वाला है। मुझे क्यों बुलाया, इस नारे की वो बात कर रहे थे। कहा कि माजी में वो लोग कहते थे कि वोट को इज्जत दो। मजीद उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। आप कह रहे हैं कि वोट को जो ही इज्जत दो, कि मैं जब कहूं तब इलेक्शन हो। तो ये लाडलों की फरमाइश पे अगर इलेक्शन को पीछे किया गया तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम को फिर एक सख्त एहतजाजी तहरीक या मुजाहमत की तरफ जाना होगा। सियासत करें, हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनाएं, इलेक्शन में मुकाबला करें। अगर आप जीत गए हम मुबारक देंगे, हमारा इतना दिल गुर्दा है बड़ा। यार अब लॉकडाउन और पाबंदियों के बावजूद लाहौर में स्मोक कम नहीं हो सकी है। लाहौर का फ़िज़ाई मयार आज भी इंतहाई मुज़र सेहत है। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर भी आज सर फहरिस्त है। इसके अलावा सुबह 8 बजे लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 376 रिकॉर्ड हुआ था, जबकि पंजाब के 6 अजला में 3 रोज़ की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे अब खुल चुके हैं। सुबह 8 बजे कराची का AQI 270 रिकॉर्ड किया गया और कराची पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर था, जबकि दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर है। और लाहौर में भी आज स्मोक थी, जिसके बाद लाहौर का AQI 300+ रिकॉर्ड किया गया था। यानी कि लॉकडाउन की वजह से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, मौसम वैसे के वैसे ही, और स्मोक तो और ज़्यादा मुझे लग रहा है नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत उसके असरात भी पड़ रहे हैं लोगों पर। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया गया है। वर्किंग ग्रुप वफाकी और सूबाई महकमों और रिसर्च से वाबस्ता अस्करी इदारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने, स्मॉग रिडक्शन टावर की तनसीब के मनसूबों पर पेशरफ का जायज़ा भी लिया गया है। ब्रीफिंग के मुताबिक क्लाउड शेडिंग के लिए पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्ते में मुतवक्के है। क्लाउड शेडिंग का ज़्यादा इन्हिसार मौसमी हालात और बादलों की तश्कील पर है। अगले 6 हफ्तों में दुबई की कंपनी की जानिब से फराहम करदा 5 सिस्टम्स के ज़रिए लाहौर में मुंतखब जगहों पर क्लाउड आयोनाइजेशन का तजुर्बा किया जाएगा। स्मॉग रिडक्शन टावर्स की तनसीब के लिए माहिरीन की टीम अगले माह चीन भी जाएगी और उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। तो ये तमाम तर इक़दाम हैं और इस स्मॉग पर काबू पाने की कोशिश की जा सकती है और इस पर हर हवाले से सोचा जा रहा है कि किस तरह से इस पर काउंटर किया जाए। स्मॉग रिडक्शन टावर की तनसीब के मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। क्लाउड शेडिंग के लिए पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्तों में किया जाएगा और मौसमी हालात और बादलों की तश्कील पर यह मुनसर है। अगले 6 हफ्तों में 5 सिस्टम्स के जरिए लाहौर में मुंतखब जगहों पर क्लाउड आयोनाइजेशन का एहतमाम किया जाएगा और माहिरीन की टीम अगले माह चीन भी जा रही है। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए
कोशिशें अब तेज़ कर दी गई हैं। मसनूई बारिश बरसाने के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम किया गया है और रिसर्च से वाबस्ता अस्करी इदारों की भी मदद ली जाएगी। इस हवाले से मसनूई बारिश कैसे बरसाई जाती है, ये अहम सवाल है। मसनूई बारिश बरसाने के अमल को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। माहिरीन ने मसनूई बारिश के लिए बादलों का होना ज़रूरी करार दिया है। माहिरीन कहते हैं कि मसनूई बारिश के लिए बादलों की शनाख्त की जाती है। बादलों में वर्की चार्जेस का इस्तेमाल किया जाता है। बादलों की शनाख्त के बाद खसूसी तैयारे से बादलों पर केमिकल छिड़का जाता है। केमिकल से बादल भारी होते हैं और बारिश हो जाती है। क्लाउड सीडिंग का तरीक़ाकार 1946 में दरियाफ्त किया गया। नामियाती मुरक्कब और ड्राई आइस से बादलों में बर्फ़ के गाले बनाने का अमल बेहतर बनाया जा सकता है। क्लाउड सीडिंग के लिए नामियाती मुरक्कब और ड्राई आइस के इस्तेमाल के तरीक़ेकार को काफ़ी बेहतर भी बनाया गया है। पाकिस्तान में महकमा मौसमियात ने पहले भी मसनूई बारिश के कामयाब तजुर्बात किए हैं, तो ये राय है माहिरीन की। मसनूई और जो आर्टिफिशियल रेन है उस हवाले से बताया जा रहा है। आपको बताएं कि मसनूई बारिश किस तरह से की जाती है और क्या ये प्रोसेस होता है, उस हवाले से आपको हम अपडेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दुनिया में क्या प्रोसेस अडॉप्ट किए जाते हैं जब ऐसे चैलेंजेस का सामना होता है। जी, IC पर बात कर लेते हैं। गौहर अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स लेते हैं। गौहर, बताइएगा, पहले कहा जा रहा था कि 28 नवंबर को तजुर्बा किया जाएगा और अभी क्या प्लान है और गवर्नमेंट ने क्या इकदाम किए इस हवाले से? जी, इकदाम जारी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान के सलाहकार का इजलास हुआ है जिसमें तमाम उमूर का जायजा लिया और वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया गया है। लेकिन मैं ये बता दूं कि मसनूई बारिश होती क्या है, मसनूई बारिश है क्या। मसनूई बारिश जो है 1946 में शुरू हुई। इसमें यह होता है कि जो क्लाउड ड्रॉपलेट उसके लिए एक राख का जर्रा या कोई ऐसी चीज होनी जरूरी है जो उसे टकराए। ड्रॉपलेट एक दूसरे टकराते हैं तो ये बारिश होती है। अभी बुखरात तो मौजूद होते हैं लेकिन ये डस्ट पार्टिकल नहीं मिलता जिस मकसद के लिए सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है। मसनूई बारिश के अनुसार मौसम और बादलों की मौजूदगी पर होता है, तो इसलिए ये मसनूई बारिश के इकदाम किए जा रहे हैं। आम लोग ये समझते हैं, आम फहम ये बात है कि शायद जहाज़ों से बारिश होगी, ऐसा नहीं होता। ये एक बड़ा पेचीदा अमल है और जैसे मैंने बताया कि मौसम के अनुसार होता है सारा कुछ। आप पंजाबी ठीक है गौहर अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे मसनूई बारिश के हवाले से और इसका इन्हिसार टोटली बादलों पर होता है। बादलों का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद कुछ कीमियाई मरकब इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके बाद बारिश का अमल होता है और गवर्नमेंट इस पर इकदाम भी कर रही है और कहा यह जा रहा है कि मसनूई बारिश भी की जा सकती है। विमलेंदु झा हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। भारत में भी हमने देखा कि दिल्ली सबसे ज़्यादा मुतासर था स्मोक से और वहाँ पर भी मसनूई बारिश के इकदाम किए जा रहे हैं, तो वो कितना सक्सेसफुल है और उसके लिए किन फैक्टर्स का होना ज़रूरी है? देखिए, अभी जो क्लाउड सीडिंग के बारे में सिर्फ चर्चा हुई है, इसका असल में हमें दिख नहीं रहा है कि असल में एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके बारे में बहुत दिनों से चर्चा चल रही है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये एक रिएक्टिव एक स्ट्रैटेजी है, ना कि एक सोल्यूशन है। पोल्यूशन का, प्रदूषण का, या फिर जो आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में और साथ ही साथ पंजाब के एरियाज में भी जो हम स्मॉग देख रहे हैं, उसको संभालने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हमें उसके सोर्स को देखना पड़ेगा, ना कि पोल्यूशन को अलाउ करें और इसके बाद हम क्लाउड सीडिंग जैसे बहुत ही महंगे और बहुत ही टेक्निकल सॉल्यूशंस को देखें। क्योंकि क्लाउड सीडिंग जो है उसके सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट जो है दिल्ली में भी हुए, दिल्ली के आसपास IIT कानपुर में इसकी स्टडी की गई, लेकिन ये कितना सक्सेसफुल होगा वो कहना बहुत ही मुश्किल है और कितना महंगा होगा ये भी कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम छोटे से एक लैब को, एक छोटे से एक प्लेग्राउंड को, फुटबॉल ग्राउंड को हम साफ नहीं कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे शहर को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, या पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को या रीजन को हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्लाउड सीडिंग सोल्यूशन नहीं है। हम सरकारों को, चाहे वो भारत की सरकार हो या पाकिस्तान की सरकार हो, उसको सोर्स जो है, जो असल में पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, चाहे वो पराली जलाने के कारण हो, जो हम कहते हैं कि पोल्यूशन के दो सोर्सेस यूजुअली होते हैं, अमूमन होते हैं। एक तो होता है कि पीरियोडिक सोर्स ऑफ पोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं कि पेरिनियल जिसको कहते हैं, मतलब साल भर जो चलता रहता है, चाहे वो वाहन से हो, वेहिकुलर पोल्यूशन हो या डस्ट से हो। और दूसरा है एपिसोडिक सोर्स, जो पराली जलाने के कारण आप देखेंगे लाहौर के आसपास, पंजाब, भारत, अमृतसर, बहुत सारे पूरे के पूरे नॉर्थ एरिया में। आप चूंकि माहिर माहौलियात हैं और हमने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान ये एशियन कंट्री में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में से है।
वहाँ भी इकदाम किए जा रहे हैं, यहाँ भी इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन कोई खातिर ख्वाब रिज़ल्ट हम नहीं देख पा रहे हैं। स्कूल्स बंद होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हम क्या सही सिमत में जा रहे हैं या क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? बिकॉज इस साल स्मोक पिछले साल से कई गुना ज़्यादा है। देखिए, यही है कि 10 साल से लगभग हम इसके बारे में अक्टूबर नवंबर के महीने में बात तो करते हैं, लेकिन इसके बारे में हम भूल जाते हैं और हमारी सरकारें जो हैं वो भी सो जाती हैं। हमें इसके ऊपर पूरे साल जो है 365 दिन जो है काम करना बहुत आवश्यक है। और अभी तक जो है असल में एक सिलसिलेवार तरीके से एक सिस्टेमिक सोल्यूशन जिसको हम कहते हैं वो लाने की कोशिश हमारी सरकारों ने नहीं की है। चाहे अगर जो मैं आपको कह रहा था, और वही स्थिति भारत की भी है और वही स्थिति पाकिस्तान की भी है, लगभग 30 से 35% जो वायु प्रदूषण है, जो स्मॉग का कारण है, वो असल में हमारे वेहिकुलर पोल्यूशंस हैं। बाकी 25 से 30% जो है वो हमारा डस्ट है, जो कंस्ट्रक्शन है, रोड साइड डस्ट है, और इसके बाद बायोमास बर्निंग है। और बायोमास बर्निंग जो अगर आप देखें तो भी नासा की जो रिपोर्ट आपके ऊपर, लाहौर के ऊपर और अमृतसर के आसपास भी, पंजाब में और कुछ हमारे राज्य हरियाणा में भी आया है, वो किसान जो पराली जलाते हैं, तो उसके लिए आपको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि हम किस तरह के अनाज उगाते हैं, और हम उसको हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं क्या, हम इंसेंटिव्स दे सकते हैं फार्मर्स को क्या, ताकि वो फार्मर्स जो है वो असल में पराली ना जला करके कोई और सोल्यूशन ढूंढे। तो सरकारें शायद जिस तरह का कदम उनको उठाना चाहिए, जिस तरह की पहले से कदम अक्टूबर नवंबर में तो कवायद इसके ऊपर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसके ऊपर बाकी साल चर्चा नहीं होती है। और जब तक हम उसके जड़ को, उसके सोर्स को नहीं समझेंगे, तब तक हमें इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे भारतीय माहिर माहौलियात, और वो इस पर बात कर रहे थे कि इस पर पूरा साल बात करने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ अक्टूबर या नवंबर में हम इस पर बात करते हैं जब हमें इसका सामना करना पड़ता है, माहौलियाती आलूदगी और बहुत से फैक्टर्स उन्होंने बताए हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और जिन पर इकदाम करने की ज़रूरत है, और फिर उसी तरह से स्मोक पर भी काबू पाया जा सकता है। कुछ खबरें और भी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बन्नू में हलाक खुदकुश हमला आवर अफगान शहरी निकला। ISPR के मुताबिक बन्नू के इलाके बकाखेल में खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ाया था। खुदकुश बमबार मोटरसाइकिल पर सवार होकर सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकराया। ISPR के जानिब से बताया गया है धमाके के नतीजे में 2 बेगुनाह शहरी शहीद हुए, 10 जख्मी हुए हैं। जख्मियों में 7 शहरी और 3 सिक्योरिटी अहलकार शामिल हैं। इलाके में मुमकिना दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है, ये कहना है ISPR का। बहादुर शहरियों और जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़म को तक़वियत देती हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं, मैं ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे सदीक साजिद ने। सदीक साजिद, ये मामले की तफसीलात क्या है, अपडेट कीजिएगा। 20 नवंबर को वाकया पेश आया था जब एक मोटरसाइकिल खुदकश बमबार ने, जिसका ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है, और बाद में जब उसकी तहकीक की गई तो पता चला कि वो अफगान शहरियत रखता था। उसने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के करीब खुद को जो है वो उड़ाया। ये जो काफिला था ये बकाखेल बन्नू डिस्ट्रिक्ट के इलाके के करीब से गुजर रहा था। इसके नतीजे में 2 जो सिविलियन थे मासूम शहरी, वो इसमें जामे शहादत नोश कर गए, जबकि जो है वो 10 अफराद इसमें जख्मी हुए, जिसमें 3 सिपाही और 7 सिविलियन जो थे वो शामिल थे। इस इलाके में जो है वो सर्च ऑपरेशन और सैनिटाइजेशन का जो ऑपरेशन है वो भी जारी है, ताकि अगर वहाँ पे और दहशतगर्द मौजूद है उनका पता चलाया जा सके। और ISPR का ये कहना है कि बहादुर शहरियों और जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। दूसरी तरफ इस हवाले से जो दिफाई ज़राए ने बात बताई है, जो तफ्तीश की गई, उसके सामने जो चीज़ें सामने आई वो भी आपको बता दूं कि ये जो खुदकश बमबार था, इसका नाम जो है वो राबनुल्लाह वल्द खावर गुल सामने आया है। ये अफगान शहरी था और इसके पास तज़किरा, जिसको अफगानिस्तान का शनाख्ती कार्ड कहा जाता है, तज़करा, उसका इसके पास वो तज़करा मौजूद था, जिसका नंबर 0891616 है। और ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि अफगान हुकूमत के कानूनी दस्तावेज रखने वाले लोग भी पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं। और यहाँ पे दिफाई माहिरीन ने यह सवाल उठाया है कि अफगान हुकूमत ने TTP के एक खारिज और दहशत गर्द को कानूनी दस्तावेज क्यों दी? क्या अब हुकूमत पाकिस्तान को याद रखने वाले अफगानियों को भी बाहर फेंकना पड़ेगा?
ये जो सिक्योरिटीज रहा है उनका ये कहना है, क्योंकि ये जो ठीक है, नुमाइंदा खसूसी सदीक साजिद आप हमारे साथ मौजूद थे। आपने हमें अहम मामले के हवाले से तफसीलन अपडेट किया, हमें अभी ज्वाइन किया है इस अहम मामले पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने और ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन। ये मामला आपके सामने अब आ चुका है और पाकिस्तान इस बारे में कई बार ख़बरदार भी कर चुका है अफ़गान हुकूमत जो है तालिबान की, कि आपकी सरजमीन पड़ोसी ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। और अब ये चीज़ सामने आ रही है कि अफ़गान शहरी पाकिस्तान के अंदर जो ये हमला किया गया उसमें मुलविस पाया गया है। और इस पर क्या कहेंगे आप कि किस तरह से डील किया जाएगा इस मामले को? नंबर ऑफ टाइम ऑफिशियली स्पेशली इस साल बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, पॉलिटिकल लेवल पे भी, डिप्लोमेटिकली भी, और इंटेलिजेंस जो एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन टू अफगान तालिबान गवर्नमेंट। और इसमें इनके मुल्ला अब्दुल्ला का फतवा भी है अमीर का कि दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी अफगान सरजमीन, लेकिन आई थिंक ये ज्यादा कहने की हद तक रहा है। अभी जो देखा जाए तो ये मेरे ख्याल में अफगान गवर्नमेंट अपने शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है, बल्कि इट्स अ सीरियस चैलेंज। अब में भी आपको पता होगा 3 लाख अफगान हर महीने लीगली क्रॉस करते हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान और वापस जाते हैं। इसमें लार्ज मुआवजा है, इसमें बिजनेसेस हैं, ट्रांसपोर्ट है, लेबर है और बेशुमार चीजें हैं, बिकॉज उनका कनेक्टेड है इस तरफ पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिकली। तो अभी उन लोगों के लिए भी आई थिंक दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, बिकॉज अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे कोई आता है तो उसकी 2 रीजन हो सकती हैं। नंबर 1 कि लोअर लेवल पे जो है उसको स्पॉन्सरशिप है और बहुत सारी एजेंसियां काम, या फिर ऑफिशियली हायर लेवल पे बिल्कुल एज अ पॉलिसीज को चलाया जा रहा है और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो टेररिज्म है एज अ टूल इस्तेमाल हो रहा है। और यही एक आई थिंक टोटल लीवरेज अफगानिस्तान के पास कि वो टेररिज्म इस्तेमाल करके तो जो भी अपनी स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं उसको करें। लेकिन इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट जो आई थिंक कुर्बानियाँ आप देखें, ये हम सिर्फ काउंट ही करते हैं, हम फिगर्स ही रह गए शायद पाकिस्तानी कितने जख्मी हो गए, कितने शहीद हो गए। तो वाई शुड पाकिस्तान टेक इट? और आई थिंक ये जो डिसीजन है टू रिपेट्रिएट जो 17.5 लाख अफगान इलीगल मुहाजिरीन को वापस देने का बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इसमें अगर इलीगल लोग इधर मौजूद होंगे तो साफ ज़ाहिर है फिर ये मैग्नीफाई हो जाता है खतरा जो है। इसमें टेररिज्म भी है, इसके अंदर नार्को ट्रेड है, इसमें डॉलर की स्मगलिंग वगैरह है। तो आई थिंक अफगान गवर्नमेंट हैज टू सी इट, बाकी स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह इंश्योर करेगी इस तरह की चीजें ना हो, बट अपने लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। ठीक है वकार साहब, आपने ठीक है अपने लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ बाबर अलाउद्दीन साहब भी मौजूद हैं। बाबर साहब, जिस तरह से वकार हसन साहब ने कहा कि ये अपने लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हमारे लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने जो उनके यहाँ पर अफगानी हैं उनके लिए भी मसला खड़ा कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल पाकिस्तान इस चीज़ को बाबर करवा रहा है, दिखा रहा है, दुनिया को बता रहा है कि अफगान जो हुकूमत है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम है अपनी सरजमीन को पड़ोसी ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के हवाले से। क्या समझते हैं आप कि अब ये एक बार फिर जो अफ़गान शहरी का ये सामने आया मामला कि वो मुलव्विस है, अब पाकिस्तान को क्या इस पर मज़ीद इक़दाम उठाने चाहिए ताकि अपनी सरजमीन को इन लोगों से महफूज रखा जाए? ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि ये अफगान नेशनल जिसके पास अफगानिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी है, वो यहाँ पर आके खुद कुछ हमला में मुलव्वस पाया गया है। सबूत सबके सामने है और ये एक तरह से फिर उसी बात की निशानदेही करती है ये वाकया भी, हकीकत भी, कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल बिल्कुल नहीं है और या तो वो कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं या उनकी रिटर्न गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ऐसे लोग पाकिस्तान में दाखिल होते हैं जो कि इनका ताल्लुक डायरेक्टली टीटीपी के साथ है। अब ये जिस दहशतगर्द की बात कर रहे हैं इसका ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है जो कि नॉर्थ वजीरिस्तान बेस्ड है और अरसा दराज से वो नॉर्थ वजीरिस्तान के इलाके में इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्विस है। हाफिज गुल बहादुर के मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नंबर ऑफ टाइम बता चुकी है सबूत के साथ कि ये भी अफगानिस्तान में मुकीम है, वहाँ से जाके ट्रेनिंग कैंप भी चलाता है और वहाँ से उसके लोग क्रॉस वगैरह के पाकिस्तान में आते हैं जिसमें टीटीपी के सारे लोग हैं। अभी इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? और जाहिर है मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ब्रिगेडियर वकार की बात से एग्री करता हूँ। जब इस तरह का काम आप करेंगे तो आपके अपने अफगान शहरियों के लिए मुश्किल पैदा होगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चेक पोस्ट के ऊपर चाहे वो चमन है या जो हमारी क्रॉसिंग है तुरखा वाली, वहाँ पर मजीद सख्ती करेंगे। जब मजीद सख्ती करेंगे तो उनके लोगों का पाकिस्तान में दाखिला उस तरीके से मुमकिन नहीं होगा। उसमें कुछ डिजर्विंग लोग जो रोजमर्रा के काम काज के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक पुरअमन शहरी भी यहाँ पर आता है तो उसके लिए भी मुश्किल होंगी, बिकॉज हमारा किसी पे ट्रस्ट नहीं है क्योंकि ये भी तो इसके पास भी तो उनका नेशनल आईडी कार्ड था। तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है। अगर नहीं सोचेंगे तो उनके लिए मुश्किलात इतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी कि सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है पर दुनिया वैसे उनको नाटका बंद किए बैठी हुई है
और ये कब तक इस तरह से चलेगा? हम तो इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते और सब्र का पैमाना पर लबरेज होता ही है। और उसमें अनफॉर्चुनेटली फिर वो लोग जो कि इस तरह की कार्रवाइयों में एक्टिविटीज में मुलव्वस नहीं होते वो भी निशाना बनते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट को हाई टाइम ना हो कि और कितना उनको सबूत हम दें या क्या उनको बार बार पावर कराने की कोशिश, या वो एक्सेप्ट करें कि जी हमारे अभी तक लो लेवल के ऊपर मैकेनिज्म इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और पाकिस्तान के साथ ताउन करें। फिर सिर्फ एक्सेप्ट करना बात है, पाकिस्तान से या तो ताउन करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, नहीं तो खुद उसको पूरा करें। नहीं पूरा करेंगे तो फिर तो हम तो हक में जाने में कुछ भी कर रहे हैं। अभी तो छोटा सा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया कि उनके अपने शहरी। लेकिन बाबर साहब कथा कलामी की माजरत चाहूँगा, हम ये देख रहे हैं कि जब भी हम ऐसे स्टेप्स लेते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान ये क्लियरली पाकिस्तान को ओपन स्टांस है कि जो लोग यहाँ पे इलीगली रह रहे हैं, गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे मुकीम है, उनको वापस जाना होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी उनकी हिमायत में बड़ा खुल के बात करते हैं, नहीं जी ये गलत कर रही है, हमारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, यहाँ पर वो मुकीम है, उनका बिजनेस है, ये है वो है। लेकिन रिजल्ट तो ये है कि यहाँ पर उनका रहना और ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होना डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जी बिल्कुल खतरा पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट बार बार इस चीज को बता भी चुकी है। और हमारे यहाँ पे मुल्क के अंदर लोग हैं, कुछ मीडिया में, कुछ सिविल सोसाइटी में, कुछ पॉलिटिक्स की आड़ में ऐसा करते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात। और अनफॉर्चुनेटली इन चीजों को फिर कोर्ट्स में ले जाते हैं, वो कोर्ट्स भी अनफॉर्चुनेटली इन चीजों के बीच में फिर शामिल डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो जाती है। ये चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर पॉलिसी बहुत क्लियर है और वाजे मजीद होनी चाहिए। गवर्नमेंट के हद तक तो बिल्कुल है, लोगों को समझने की जरूरत है कि उनके अपने शहरी हैं। 17.5 लाख अफगान यहाँ पर पाकिस्तान में वो रह रहे हैं जो कि लीगली यहाँ पर भी मजीद रह नहीं सकते। उनको अपने वतन वापस जाना चाहिए। दुनिया के हर मुल्क में ऐसा होता है, जब भी हालात ठीक होते हैं लोग अपने ममालिक में वापस चले जाते हैं। अपने शहरी को उन्होंने एक्सेप्ट करना है बजाय उसके, और यहाँ पर कुछ उनके जो अनजाने में उनकी हमायत में बयाना दे देते हैं और उनकी हमायत में ये कहने की कोशिश करते हैं ज्यादती हो रही है। हमारा मुल्क भुगत रहा है पिछले 40 सालों से। और आज का जो वाक़या जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, इसका मुंह बोलता सबूत है कि उनके लोग ये यहाँ पर डायरेक्टली पाकिस्तान शूट और बमिंग में सारा दिन लगे रहते हैं। कब तक अपने लोगों की हम इस तरह शहादतें और हलाकतें कबूल करते रहेंगे? कब तक लोगों को हम लोगों की जानों से खेलते रहेंगे? गवर्नमेंट की स्टेट की जिम्मेदारी है, बिल्कुल गवर्नमेंट की और स्टेट की जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। हमारे साथ मौजूद थे बाबर अलाउद्दीन और वकार हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान लाइव में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। एक बार आगाज करते हैं दोबारा खबरों को, और खबर आपको हम देनी है कि बन्नू में हलाक खुदकुश हमला आवर अफगान शहरी निकला है। ISPR के मुताबिक ये बताना है कि बन्नू के इलाके बका खेल में खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ाया था और खुदकुश बमबार मोटरसाइकिल पर सवार होकर सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकराया। ISPR ने बताया है धमाके के नतीजे में 2 बेगुनाह शहरी शहीद हुए हैं, 10 जख्मी हो चुके हैं। जख्मियों में 7 शहरी और 3 सिक्योरिटी अहलकार भी शामिल हैं। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक ये बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR का कहना है बहादुर शहरियों और जवानों की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को तक़वियत देती हैं। ज़ख्मियों में 7 शहरी भी शामिल हैं। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR की जानिब से ये कहा गया है बहादुर शहरियों और जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को तक़वियत देती हैं। ISPR की जानिब से ये बताया गया है 2022 से 2023 के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस अफ़गान बाशिंदों की तादाद 16 हो गई है। सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी सिद्दीक, ISPR की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया? जी तर्जुमान वफ़ाद पाकिस्तान की तरफ से जारी तफसीलात के मुताबिक ये इत्तला बन्नू के इलाके बका खेल में एक मोटरसाइकिल पर सवार जो खुदकश बमबार था, उसने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से खुद को टकराया है। इसके नतीजे में 2 बेगुनाह शहरी शहीद हुए हैं, 10 अफराद जख्मी हुए और जख्मी होने वालों में 7 शहरी और 3 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। जब इस खुदकश बमबार की शनाख्त के हवाले से तहकीकात की गई तो ये पता चला कि ये हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से वाबस्ता था और ये अफगान शहरी के तौर पर इसकी शनाख्त सामने आई है और इसका जो नाम है वो राबनुल्लाह वाल्द खावर गुल जो है वो सामने आया है और इसका जो तस्करा है यानी कि जो इसके पास अफगानिस्तान का शनाख्ती कार्ड है वो भी इससे मिला है।
जिसका नंबर भी उसके ऊपर लिखा गया है। और इलाके में मुमकिन तौर पर जो फिर दहशतगर्दों की तलाश के लिए जो सैनिटाइजेशन ऑपरेशन है वो भी किया गया। और मुसद्दका रिकॉर्ड के मुताबिक रवा साल पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाकयात में ये 16वां अफगान शहरी सामने आया है, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत से मुतअद्दिद बार शदीद एहतजाज भी किया है। अफगानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन का इस्तेमाल जो है वो रोके, लेकिन इसके बावजूद ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। तर्जुमान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के फरीक को खत्म करने के लिए पुरअज़म है और हमारे बहादुर शहरी और जवान भी ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो हमारा अज़म है उसको मज़ीद मजबूत करती हैं। जी ठीक है सिद्दीक साजिद, बहुत शुक्रिया आपका। अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं। वकील अमजद परवेज़ का 20 अप्रैल 2017 के सुप्रीम कोर्ट के पनामा फैसले का हवाला सामने आया। अदालत ने इस्तफसार किया है कि ये जो फैक्ट आपने दिए हैं क्या ये रेफरेंस दायर होने से पहले के हैं। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के कड़े पहरे भी हैं। चारों इतराफ अहलकार तैनात किए गए हैं। अहम समाअत है और उस वाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मजीद जानते हैं ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे साकिब सैयद ने। साकिब सैयद, आगाह कीजिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल से। जी बिल्कुल, जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ की आज वो हाजिर हुए हैं, जिसके बाद 2 बेंचेस में आज समाअत की। समाअत में जो है पुलिस की बड़ी नफरी भी यहाँ पे तैनात की गई। किसी भी गैर मुतल्लिक़ शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जैसे ताज़ा तरीन सूरत के मुताबिक दलाइल जो है अमजद परवेज जो नवाज शरीफ के वकील हैं उनके जारी हैं, जिसके बाद उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने GIT की तश्कील अपनी मावन के लिए दी थी। GIT ने अपनी रिपोर्ट 10 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। GIT रिपोर्ट 10 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल थी। GIT की रिपोर्ट जमा होने के बाद फरीकैन को दलाल के लिए जो है बुलाया गया था। जैसे कि मजीद तफसीलात इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जिसपे अमजद परवेज का कहना है कि इस अदालत में दरख्वास्त ज़ेर समाअत रही। इस दौरान जज मोहम्मद बशीर ने खुद ही केस सुनने से माजरत कर ली थी, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का कहना था कि आपने केसेस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की भी एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसपे अमजद परवेज का कहना था कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एक रेफरेंस पर फैसला सुनाया था, जिसके बाद दीगर रेफरेंसेस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी थी। इस अदालत में दरख्वास्त ज़ेर समाअत रही। इस दौरान जज मोहम्मद बशीर ने खुद ही केस सुनने से माजरत कर ली थी, जिसपे जस्टिस हसन औरंगजेब का कहना था आपने तीनों रेफरेंसेस एक साथ चलाने की भी एक दरख्वास्त दायर की थी। जज साहब ने एक रेफरेंस को जल्दी से चलाया और 2 पर कार्रवाई को रोक दिया था। जैसे कि आज एवनफील्ड और अजीज़िया रेफरेंस में जो है वो अमजद परवेज की जानिब से दलाल जारी है और समाअत भी जारी है। जी ठीक है, अभी भी दलाइल जारी हैं और समाअत अब भी जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। साकिब से आपसे इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे इस हवाले से। आगे बढ़ेंगे। कोहिस्तान में सोशल मीडिया पर लड़की के साथ वीडियो वायरल होने पर लड़की को कत्ल कर दिया गया। लड़की को मकामी सतह पर होने वाले जिरगे की इमा पर कत्ल किया गया है। कुछ रोज़ कबल मकतूला और एक दूसरी लड़की की वीडियो और फ़ोटो अलग अलग वायरल हुई थी। DSP मसूद खान के मुताबिक लड़की के कत्ल की FIR दर्ज करके तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं। वाक़े में जिसने भी मुआवनत की उससे भी कानून के कटहरे में लाएंगे। दूसरी लड़की की जान बचाने के लिए मकामी अदालत के रूबरू पेश किया गया है। अदालत ने लड़की के बयान पर उसे घर भेज दिया है। दोनों लड़कियों के साथ मुख्तलिफ वायरल वीडियोस और फ़ोटोज़ में दिखाई देने वाले लड़के रूपोश हो चुके हैं। शहजाद जहांगीरी से तफसीलात भी जानेंगे। इस हवाले से भी आपको खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि कोहिस्तान में सोशल मीडिया पर यह मामला वायरल हुआ। लड़की को मकामी सतह पर होने वाले जिरगे की मां पर कत्ल कर दिया गया है। कुछ रोज़ कबल मकतूला और एक लड़की की वीडियो वायरल हुई। लड़की के कत्ल की FIR दर्ज करके तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। वाक़े में जिसने भी मुआवनत की उसे भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ये मौक़िफ़ है DSP का इस हवाले से। और दूसरी लड़की की जान बचाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। अदालत ने लड़की के बयान पर उसे घर भेज दिया है और ये मामला है वायरल वीडियोस का और फोटोज़ वायरल हुई। कोहिस्तान में सोशल मीडिया पर लड़के के साथ वीडियो वायरल होने पर उसे कत्ल कर दिया गया है। जिरगे की मां पर कत्ल किया गया है। और कुछ रोज़ कबल मकतूला और उसकी एक दोस्त थी लड़की, उनकी वीडियो वायरल हुई। तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। DSP मसूद खान का
इस हवाले से ये बयान सामने आया है। अहम खबर है, दूसरी लड़की की जान बचाने के लिए मकामी अदालत के रूबरू उसको पेश किया गया है, ऐसा बताना है DSP का। वही कहते हैं कि अदालत ने लड़की के बयान पर उसे अब घर भेज दिया है और मुख्तलिफ वायरल वीडियोज़ और फ़ोटो में दिखाई देने पर यह मामला वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर लड़के के साथ वीडियो का मामला है और जिरगे की इमा पर उसको कत्ल किया गया है। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। मैं ज्वाइन किया है शहजाद जहांगीरी ने। शहजाद, क्या मामला है ये, आगाह कीजिएगा। जी, ये गुज़श्ता रोज़ कबल ये वाक़या हुआ है कि एक फेक ID से वीडियो रिलीज की गई थी जिस पर लड़की के लड़की ने लड़की को जिरगे के इमा पर कत्ल कर दिया है, जबकि वो पुलिस अभी तक ये ट्रेस करने में नाकाम रही है कि ये ID किसने और कहाँ से ये वीडियो शेयर की थी। इस पर वज़ीर के ने भी नोटिस किया है और पुलिस पे इस पर मज़ीद तफ्तीश कर रही है। जी ठीक है शहजाद, ये भी बताइएगा कि दूसरी लड़की के हवाले से क्या खबर है, क्या वो अपने घर पर मौजूद है और उसकी सिक्योरिटी के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं? पुलिस ने अपनी कस्टडी में अदालत में पेश करके दोबारा उसे अपने वकील के हवाले कर दिया है और पुलिस ने वहाँ पे अपनी फोर्स लगा रखी है कि किसी तरह का इस तरह का दूसरा में कैद न हो सके। जी ठीक है शहजाद जहांगीरी, बहुत शुक्रिया आपका। उधर रावलपिंडी में शहरियों का चेयरमैन PTI बुशरा बीबी के खिलाफ एहतजाज। अडियाला जेल के बाहर शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। जाली पीरनी नामंजूर, जाली निकाह नामंजूर और चेयरमैन PTI मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। शहरियों के एहतजाज के दौरान बुशरा बीबी गाड़ी में मौजूद रहीं। मुजाहरीन ने चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की गाड़ी को घेर लिया। मुजाहरीन ने बुशरा बीबी की गाड़ी का अडियाला जेल के गेट तक पीछा भी किया और मुजाहरीन का कहना है कि हम आम शहरी हैं, किसी सियासी जमात से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। ये वो मनाजिर हैं जिसमें ये नारेबाजी की जा रही है। हम आम शहरी हैं, किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। कुछ और अहम खबर भी आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी बड़ी फ़ौज के कमांडर की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी समेत दिफाई, सिक्योरिटी और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और मशरक़ वस्ता में जारी तनाज़े पर भी बातचीत की गई है। सऊदी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फ़हद बिन अब्दुल्ला ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा है। सऊदी कमांडर ने खित्ते में अमन के लिए पाक फ़ौज की कुर्बानियों की तारीफ़ की। आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रैटेजिक और बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। सऊदी वफ्द की GSQ आमद पर पाक फ़ौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि अहम मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की। सऊदी बड़ी फ़ौज के कमांडर से उनकी मुलाकात हुई है। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है। नुमाइंदा खसूसी सदीक साजिद ने हमें ज्वाइन किया है। सदीक साजिद, इस मुलाकात के हवाले से बताइएगा। जी, तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला अल मुतैर ने आला सतह के वफद के हमरा GHQ रावलपिंडी का दौरा किया है, जहां पर उन्होंने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर बशमूल दिफा, सिक्योरिटी और फौजी तरबियत के शोबों में ताउन समेत इलाकाई सूरत हाल और मशरक़ वस्ता में जारी तनाज़े पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर जो सऊदी अरब की लैंड फोर्सेज के सरबराह हैं, उन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा और खित्ते में अमन कायम करने के लिए दी गई कुर्बानियों को भी जबरदस्त खाजी तहसीन पेश किया। जब चीफ ने इस मौका पर कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात को खसूसी अहमियत देता है। इससे पहले जब वो GHQ पहुंचे हैं तो पाक फौज के चौकीदार तो ऑनर पेश किया, तब उन्होंने यादगार शोधा पर हाजिरी भी दी। जी ठीक है सदीक साजिद, आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बरतानिया में नामालूम शख्स ने शहजाद अकबर पर हमला किया, उन पर तेज़ाबी महलूल फेंका गया। अहम खबर है, बरतानिया में नामालूम शख्स ने शहजाद अकबर पर हमला किया और शहजाद अकबर पर तेज़ाबी महलूल भी फेंका गया। उस हवाले से आपको बता रहे हैं बरतानिया में ये अफसोसनाक हादसा जिस पर शहजाद अकबर ने बयान दिया है अपने ट्वीट में। शहजाद अकबर ने बताया कि उन पर
घर में हमला किया गया, हमलावर ने उन पर तेजाबी महलूल फेंका और फरार हो गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही कानून नाफिज करने वाले इदारों को धमकियों से मुताल्लिक आगाह कर रखा था, इसलिए पुलिस और दीगर एमरजेंसी सर्विसेज के अहलकार बर वक्त मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा मेरा हौसला और अज़म बरकरार रहेगा, हमला आवर जल्द बेनकाब होंगे। ये वाक़या पेश आया है, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि बरतानिया में नामालूम शख्स का शहजाद अकबर पर हमला, उन पर तेज़ाब फेंका गया है और इस हवाले से उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट भी किया है और इस वाक़े के हवाले से आगाह किया है कि क्या हुआ है उनके साथ। और वो कहते हैं कि जल्द ये लोग बेनकाब होंगे और जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। और उन्होंने मज़ीद कहा कि इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का एक अहम बयान, बिलावल और जरदारी में इख्तलाफात की तरदीद कर दी है। वो कहते हैं कि बिलावल और जरदारी में कोई इख्तलाफात नहीं है, इख्तलाफ की बातें मीडिया ने फैलाई हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मियाँ साहब, आप वोट को इज़्ज़त दो का जो स्लोगन लेकर चले थे, क्या आप वोट को इज़्ज़त दे रहे हैं? आपके लोग कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, तो फिर आप चेयरमैन पीटीआई को बुरा क्यों कह रहे हैं? इस्टेब्लिशमेंट सबकी है, इदारे मुल्क के होते हैं। फेयर एंड फ्री इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के लिए चैलेंज है। इलेक्शन की तारीख मिलते ही कुछ लोगों को अपना मुल्क याद आ गया। पहले वो इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते थे, अब तैयारियां कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा कहते हैं कि लोग मुल्क में ग्राउंड बनाकर आए हैं। आने वाले वक्त में एक और नारा सामने आने वाला है कि मुझे क्यों बुलाया। माजी में वो लोग कहते थे कि वोट को इज्जत दो, अब कह रहे हैं कि वोट को नहीं, सिर्फ मुझे ही इज्जत दो कि मैं जब कहूं। तो ये लाडलों की फरमाइश पे अगर इलेक्शन को पीछे किया गया तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम को फिर एक सख्त एहतजाजी तहरीक या मुजाहमत की तरफ जाना होगा। सियासत करें, हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनाएं, इलेक्शन में मुकाबला करें। अगर आप जीत गए, मुबारक देंगे, हमारा इतना दिल गुर्दा है बड़ा। औरंगी टाउन में घर में पुलिस एहलकारों की डकैती का मामला, तफ्तीशी हुकाम की जानिब से तहकीकात और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक साबिक SHO डिफेंस शौकत अवान का बयान कलमबंद कर लिया गया है। शाहीन फोर्स के 4 एहलकारों के बयान भी कलमबंद किए गए हैं। प्राइवेट अफराद सजाद, नवीद, एहसान और सुहेल रिजवी की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। पुलिस एहलकार खुर्रम और फैज़ान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। साबिक SSP साउथ इमरान कुरैशी और 3 प्राइवेट अफराद के बयान भी कलमबंद किए जा चुके हैं। गिरफ्तार ज़ेरे तरबियत DSP उमैर तारिक का बयान भी कलमबंद किया जा चुका है। आम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, 96,50,000 रुपये और 20 से 30 तोले सोने की रिकवरी करनी है। ये तमाम तर मामला सामने आ रहा है और इस हवाले से ये बताना है तफ्तीशी हुक्काम का। शाहीन फोर्स के 4 एहलकारों के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। प्राइवेट अफराद सजाद, नवीद, एहसान और सुहेल रिजवी की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए छापे मारने का सिलसिला जारी है, ये कहना है तफ्तीशी हुक्काम का। 3 प्राइवेट अफराद के बयानात भी कलमबंद किए जा चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रजब अली, उनसे जानते हैं। रजब, आगाह कीजिएगा मामले के हवाले से। जी, जो औरंगी टाउन में छापानुमा पुलिस की जानिब से की जाने वाली डकैती के हवाले से बारीक बीनी से तहकीकात जो है जारी है। तफ्तीशी हुक्काम की जानिब से जो मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। साबिक जो है SHO डिफेंस शौकत अवान का बयान कलमबंद कर लिया पुलिस ने, जबकि शाहीन फोर्स के जो 4 एहलकार छापामार कार्रवाई में, डकैती नुमा छापामार कार्रवाई में जो शामिल थे 4 एहलकार, उनके भी बयान कलमबंद किए जा चुके हैं। प्राइवेट अफराद जो थे इस वारदात में सज्जाद, नवेद, एहसान और सुहेल रिजवी, उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो हुक्काम की जानिब से कोशिश की जा रही है। तफ्तीश हुक्काम का कहना है कि पुलिस एहलकार खुर्रम और फैजान की गिरफ्तारी जो है ताहाल जो है अमल में नहीं आ सकी, जिसके लिए छापे मारे जा रहे हैं। साबिक SSP साउथ इमरान कुरैशी और 3 प्राइवेट अफराद के बयान भी कलमबंद किए जा चुके हैं। गिरफ्तार ज़ेरे तरबियत DSP उमैर तारिक बाजारी का भी बयान जो है कलमबंद कर लिया गया। ताहल तमाम तर कार्रवाई तो जारी है। ताहम अब तक जो है 96,50,000 रुपये की रकम और 20 से 30 तोला सोना जो है वो अब तक रिकवर नहीं हो सका है। इस हवाले से तफ्तीशी हुक्काम अभी तफ्तीश कर रहे हैं। जी ठीक है रजब अली, आपने यहाँ मामले के हवाले से तफसीलन अपडेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबर है कराची से, जहां पर राशिद मिनहाज रोड पर कसीरुल मंजिला इमारत में आग लगने के वाक़े की तहकीकात जारी हैं। दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि इमारत में हंगामी इखराज का रास्ता मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से हलाकतें ज़्यादा हो गई हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक।
अभी आपको बरह रास्त लिए चलेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। के साथ भी अप्रोच करता है कि जी हमारी बात सुनो। ये करते रहेंगे, इत्तेहाद भी बनते रहते हैं और सियासत इसी का नाम है। यहाँ सुना है 170 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। 170 पॉलिटिकल पार्टीज में से चंद ही पार्टीज हैं जो पार्लिमानी कुव्वत लेकर असेंबलियों में पहुंचती हैं। हमारी सिर्फ ये इस्तदा होगी कि इन असेंबलियों की भी इज्जत करो और जो लोग अपना इजहार ख्याल और इजहार आज़ादी के साथ करते हैं उसमें फिर से मैं बावर करा रहा हूँ इलेक्शन कमीशन को कि उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं कि हमारे इस मसले को परमानेंटली हल करो, हम भी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल बने। हमारे हमसाए मुल्क में 3 महीने तक इलेक्शन चलते हैं, उसके बाद जाके रिजल्ट अनाउंस होते हैं और वहाँ से रिजेक्शन का कोई स्टेटमेंट नहीं आता। हमारे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होते हैं, मरकजी और सूबाई एक ही दिन इलेक्शन होते हैं। एक ही दिन में उनसे तकाजा है, उनसे डिमांड है कि वो उसी टाइम के अंदर हर एक को उसका रिजल्ट पता चले। अपनी पोलिंग स्टेशन को मजबूत करें। उस पोलिंग स्टेशन में जहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर और दूसरे अफसरान होते हैं उन पर वॉच रखी जाए। जो पोलिंग एजेंट होते हैं मुख्तलिफ उम्मीदवारों के, वो बेसिकली एक उम्मीदवार की हैसियत से पोलिंग स्टेशन में आके बैठते हैं, पोलिंग एजेंट किराए के नहीं होते। उनको मजबूत किया जाए। अगर उनको मोबाइल फोन अंदर ले जाना पड़े तो ले जाएं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर हरकत क्या होती हैं। वोट के ऊपर किसी को खड़ा होने का हक नहीं है, उधर सिर्फ वोटर ही जाए। वोट देने वक्त सिर्फ वोटर ही जाए, न उसके ऊपर कोई ऑफिसर खड़ा हो, न कोई पोलिंग एजेंट खड़ा हो। ये आराम से अगर करेंगे, उन सबको साथ बिठा के वोटों की गिनती की जाएगी। उनको उसी वक्त अगर सर्टिफिकेट दिया जाए और उसी सर्टिफिकेट की कापी रिटर्निंग ऑफिसर को दी जाए। इसमें तफरका न हो, इसमें कंट्राडिक्शन न हो, किसी को पेटी उठाने की इजाज़त न हो। ये सब कुछ अगर हम करेंगे तो पोलिंग स्टेशन मजबूत होंगे और उसी पोलिंग स्टेशन से ही नतायज निकलते हैं। ऐसा न हो कि गिनती के वक्त में, जैसे 2018 में हमें दिखाई दिया, पोलिंग एजेंटों को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। अपनी आंखों से हमने देखा कि पोलिंग एजेंट दीवार में एक चारपाई खड़ी है, उस दीवार की चारपाई के पीछे पोलिंग एजेंट को बिठा दिया गया कि तुम दूर होकर बैठो। हमने अपनी आंखों से देखा है। इस तरह की सूरत हाल जब पोलिंग स्टेशन में आएगी तो सवाल उठेंगे। फिर यही होगा कि हम नहीं मानते इस रिजल्ट को। मैं पाकिस्तान को इस नहुसत से निकालना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने जिक्र किया कि पोलिंग स्टेशंस को मजबूत किया जाए। हम कह चुके हैं, सारी पार्टियां कह चुकी हैं, जिसको भी वोट मिलेगा उसका हक है हुकूमत बनाने का। अगर मेजॉरिटी किसी एक पार्टी को मिलती है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी पार्टियों को साथ ले। अगर किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिलती और मिलकर हुकूमत बनानी है तो उसका भी हम पहले हिस्सा रह के दिखा चुके हैं। हमारी 2008 की हुकूमत मिलजुल कर बनी हुई हुकूमत थी। पीडीएम की हुकूमत मिलजुल कर बनी थी। ये दुनिया में उसूल है कि मखलूत हुकूमतें बनाई जाती हैं, उसमें किसी पार्टी को एतराज़ नहीं होगा मखलूत तौर पर बनाने के लिए। लेकिन पोलिंग स्टेशन को मेहरबानी फरमा के आखिरी दफ़ा कह रहे हैं कि उसको साफ रखो, उसकी कारकर्दगी में कोई खयानत नहीं होनी चाहिए। ये जो मुख्तलिफ लोग कह देते हैं ना कि जी हमें 125 नशिस्तें मिलेंगी, ये फिर इलेक्शन की बेइज्जती है। ये अवाम की बेइज्जती है कि पहले बैठ के कहो कि जी हमें 125 सीटें मिलेंगी, हमें 140 मिलेंगी, हमें 50 मिलेंगी, किसी को कुछ मिलेगा। अगर तुम पहले ही बांट चुके हो अपनी नशिस्तें तो फिर इलेक्शन कराने का
तुक ही नहीं बनता, और वो इलेक्शन पर अदम एतमाद है, अवाम पर अदम एतमाद है। अवाम की बेइज्जती मैं नहीं चाहता कि हो, और जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से मैं इसको अपना फर्ज समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को बावर कराते जाऊं। मैं उनसे ज़रूर उम्मीद रखूं कि जी फ्री एंड फेयर होंगे, लेकिन उनको बावर कराते जाना बेहतर है। हम किसी चीज़ को भूलना नहीं चाहते, हम किसी को याद दहानी करते रहने का हक अदा करते हैं। और रही बात 8 फरवरी के लिए, कह दें सबको कि लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करना बंद करें, अगर इलेक्शन होगी, ये अगर कह के सारे धंधे को, सारे मसले को एक मुख्तलिफ सिमत में डाल रहे हो, तो इंशाल्लाह हम सब की कोशिशों से, जो आपने जदोजहद की, जो पॉलिटिकल पार्टियों ने जदोजहद की, जो सुप्रीम कोर्ट ने जदोजहद की, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का कोई तुक नहीं बनता कि इलेक्शन की डेट मांगे, ये देना इलेक्शन कमीशन का काम था, लेकिन मजबूर होके उबहम पैदा किया गया, मजबूर होके, और वहाँ पहुँचे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने इलेक्शन की डेट मांगी। ये हल्का बंदियों का ऐलान हुआ भी नहीं था, तब भी हमें डेट दे दी गई। ये बड़ा अच्छा होता अगर इलेक्शन कमीशन बात मान लेती अवाम की, और वो खुद से अगर डेट अनाउंस कर देती, तो हम इतने सवालात भी ना करते। तो ये चंद चीज़ें थी जो कहना चाहता था। आप तो बैठे हैं इतने सारे, ज़रूर आप सवाल करेंगे, मैं कोशिश करूँ। एक मिनट, लेकिन उन सबसे पहले जो आज शामिल हो रहे हैं, उनको भी तो खातिर में लाओ, उनको भी 2-2 लफ्ज़ बोलने दो, तो अच्छी बात है। कार्रवाई लाइव का है ये। मेरा नाम असलाम इकबाल है। मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ PEC का, पाकिस्तान एक्सेलेंस क्लब का, चेयरमैन प्रोटोकॉल PR कम्युनिकेशन पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप, और को प्रोड्यूसर हूँ मैं बॉटम लाइन विद SH TV और इनसाइड पाकिस्तान का। एक निजी कंपनी का जो है CEO भी हूँ। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो निसार खोड़ो साहब। हेडलाइंस आपने जानी। खबर यह है कि अल अजीज़ी और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो चुके हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं। वकील अमजद परवेज़ का 20 अप्रैल 2017 के सुप्रीम कोर्ट के पनामा फैसले का हवाला सामने आया। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये जो कुछ फैक्ट आपने दिए हैं, क्या ये रेफरेंस दायर होने से पहले के हैं। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के कड़े पहरे हैं, चारों तरफ अहलकार भी तैनात किए गए हैं। तो आज ये हवाला है, आज की हम समाअत के हवाले से अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर आज ये समाअत हो रही है, जबकि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं और चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि 20 अप्रैल से 17 के सुप्रीम कोर्ट के पनामा फैसले का हवाला उन्होंने दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये जो फैक्ट आपने दिए हैं ये रेफरेंस दायर होने से पहले के हैं, ये सवाल था। और अगर सिक्योरिटी की बात करें तो आज सिक्योरिटी के कड़े पहरे हमें नज़र आए हैं और तमाम तर ये पासेस जारी किए गए। पेश होने के हवाले से सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया, वकला की टीम को भी पासेस जारी किए गए और जो पार्टी रहनुमा हैं, पार्टी वर्कर्स हैं, उनके हवाले से भी कहा गया कि कौन कौन कमरा अदालत में आज दाखिल हो सकता है। तो आज के केस में ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। और अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत का सिलसिला जारी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज ये इफ्तिसार किया कि क्या नैब ने सिर्फ डाकिए का काम किया है या ख़ुद से कोई तफ्तीश भी किया। ये सवाल किया। ट्रायल के दौरान वॉल्यूम 10 से किसी दस्तावेज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया, ये भी अहम सवाल किया गया। और अब अहम खबर यह है कि अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। तफसीलात ये सामने आ रही हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन इसकी समाअत कर रहे हैं इस केस के हवाले से।
और इस वक्त भी ये समाअत जारी है। वकील अमजद परवेज़ का 20 अप्रैल 2017 के पनामा फैसले का हवाला सामने आया और ये बताया जा रहा है कि ये जो फैक्ट आपने दिए क्या ये रेफरेंस दायर होने से पहले के हैं, ये सवाल किया अदालत ने, जिस पर मज़ीद तफसीलात ये हैं कि अदालत के बाहर अगर हम बात करें सिक्योरिटी की तो अहलकार वहाँ पर तैनात हैं, चारों तरफ अहलकार तैनात किए गए हैं, सिक्योरिटी का हिसार है। और ट्रायल के दौरान वॉल्यूम 10 की तफसीलात भी सामने आई, अदालत ने तफसार किया। आपने केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की भी एक दरख्वास्त दायर की थी। ये जस्टिस हसन औरंगजेब के रिमार्क्स सामने आए। इख्तिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एक रेफरेंस पर यह फैसला सुनाया था अमजद परवेज़ का। ये मौक़िफ़ सामने आया। फैसले के बाद दीगर रेफरेंसेस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी थी। ये मौक़िफ़ है अमजद परवेज़ का। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं आज की अहम समाअत के हवाले से कि अल-अज़ीज़िया एवनफील्ड रेफरेंसेस नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। अहम ये समाअत है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इसकी ये समाअत कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक वकील अमजद परवेज़ का 20 अप्रैल 2017 के पनामा फैसले का हवाला भी आज सामने आया। एक बार फिर आपको बताएं कि इस वक्त समाअत जारी है अदालत में और नवाज शरीफ पहुंच चुके हैं। उनके हमरा लीग की रहनुमा भी उनके साथ मौजूद हैं। स्पेशल पासेस उन्हें अलॉट किए गए हैं और वो समाअत मुलतवी कर दी गई है। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि समाअत मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने इस्तफसार भी किया। अल-अज़ीज़िया एवनफील्ड रेफरेंसेस नवाज शरीफ इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं और समाअत मुलतवी कर दी गई है। सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर यह समाअत बुध तक मुलतवी की गई है। नवाज शरीफ की सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत को बुध तक मुलतवी कर दिया गया है। वकील अमजद परवेज़ का 20 अप्रैल 2017 के पनामा फैसले का हवाला भी दिया गया। नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत बुध तक मुलतवी कर दी गई है। आम खबर है, आपको इस केस के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि इस समाअत को अब बुध तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। एवनफील्ड रेफरेंस और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत का यह अहम मामला है। नवाज शरीफ की सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत अब बुध तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अहम आज की समाअत थी, अहम दलाइल दिए गए, इस्तफसार भी किया गया और अब खबर यह है कि इसको समाअत को बुध तक के लिए मुलतवी किया जा चुका है। नवाज शरीफ की सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर यह समाअत हो रही थी जिसको अब बुध तक के लिए मुलतवी किया जा चुका है। आज जो दलाइल दिए गए, जो इस्तफसार किया गया, वो भी आपको बता रहे हैं कि अहम जो समाअत थी उस पर कहा गया अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत थी। अभी आपको ये बताएं कि उसको बुध तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है और इस हवाले से अब ये कि अब मज़ीद समाअत बुध को होगी और सिलसिला बुध को दोबारा इस पर आगाज़ होगा। मामला दोबारा से वहीं से शुरू होंगे जिस पर अभी ये समाअत ख़त्म हो रही है। दलाइल आज दिए गए वो आपको बता देते हैं। इस हवाले से सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत के हवाले से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और उन्होंने इस्तफसार आज किया कि क्या नैब ने सिर्फ डाके काम किया तो ख़ुद से कोई तफ्तीश भी की। ये मज़ीद जानते हैं। मैं ज्वाइन किया है साकिब सैयद ने। साकिब सैयद, आज की समाअत में क्या हुआ, क्या दलाइल दिए गए, क्या इस्तफसार किया गया? जी बिल्कुल, जैसे कि आज मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आज पेश हुए। वो लाहौर से जो है यहाँ आए और यहाँ पे मिनिस्टर एनक्लेव में इसागरार के राजगाह पे क़याम किया। अपने कानूनी टीम के साथ मशावरत की, मुख्तलिफ जो है दलाइल दिए। अमजद परवेज़ रिकेट जो है वो जो नवाज शरीफ के वकील हैं वो यहाँ पे जो है दलाइल दिए। उनका कहना था कि एवनफील्ड रेफरेंस में 18 से 6 गाँव के बयान हो चुके हैं। जब नैब ने ज़िम्मी रेफरेंस दायर किया, दूसरी जानिब पर चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का कहना था कि क्या किसी गवाह ने ऐसा कोई बयान दिया, जिसके बाद नैब ने ज़िम्मी रेफरेंस दायर करने का फैसला किया। ठीक है साकिब सैयद, आपने अपडेट किया हम केस के हवाले से। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रोज स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 742 पॉइंट्स का इजाफा, मार्केट 59,778 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। तो कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में तेजी देखने में आ रही है। 742 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 59,778 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ स्टॉक मार्केट में ये तेज़ी देखी जा रही है। 742 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है 100 इंडेक्स में और 100 इंडेक्स अब 59,778 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ स्टॉक मार्केट में ये तेज़ी देखने में आ रही है। टैक्स बढ़ाने का मिशन ज़राए के मुताबिक टैक्स टू जीडीपी का तनासुब 15% तक बढ़ाने के लिए टैक्स पॉलिसी में तरमीम करने का फैसला कर लिया गया है।
अहम खबर है, IMF की शराकतदारी से कंप्लायंस इम्प्रूवमेंट प्लान मार्च 2024 तक तैयार किया जाएगा। FBR फील्ड फॉर्मेशंस की जानिब से टैक्स दहिंदगान की मालूमात पर रिस्क रजिस्टर तैयार किया जाएगा। टैक्स दहिंदगान बारे मालूमात बैंकों, नादरा और FBR इंटीग्रेशन से ही मिलेंगी। इसके अलावा टैक्स नेट से बाहर लोगों के लिए फहरिस्त भी मुरतब की जाएगी। फहरिस्त IMF से भी शेयर की जाएगी। कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट को टैक्स पॉलिसी का हिस्सा भी बनाया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि IMF तकनीकी टीम की निगरान वज़ीर ख़जाना से भी मुलाकात हुई है। निगरान वज़ीर ख़जाना ने IMF टीम को महसूलात और टैक्स पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी है। टैक्स पॉलिसी में तरमीम के ज़रिए टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा। टैक्स टू GDP तनासुब में इजाफे के लिए इक़दाम की यकीन दहानी कराई गई है। टैक्स बढ़ाने का मिशन है। टैक्स पॉलिसी में तरमीम करने का फैसला कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक टैक्स टू GDP तनासुब में इजाफे के लिए इक़दाम की यकीन दहानी करवाई गई है। लाहौर में इस हवाले से आपको ये बता रहे हैं कि टैक्स टू GDP तनासुब में इजाफे के लिए इक़दाम की यकीन दहानी करवाई जा रही है। कम उम्र ड्राइवर्स पर क्रैकडाउन का सिलसिला चल रहा है। अगर पकड़ा गया तो क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा, ये कहा गया है। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुहिम अब तेज़ की जा चुकी है। पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन जारी है। 14 रोज़ में 5085 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। बगैर लाइसेंस गाड़ी की ड्राइविंग पर 176 और मोटरसाइकिल चलाने पर 2970 से ज़ायद पर्चे काटे गए हैं। ये वो तमाम तर इक़दाम हैं जो कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बगैर लाइसेंस के खिलाफ किए जा रहे हैं। लाहौर में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और पर्चे भी काटे जा रहे हैं। पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। CTO लाहौर का इस हवाले से कहना है कि बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने वाले किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। रियायत के मुस्तक नहीं है। वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के अब खुद जिम्मेदार हैं। ये भी कहा गया कि क्रिमिनल रिकॉर्ड बनने से सरकारी नौकरी और वीज़ा हुसूल में मुश्किलात भी आ सकती हैं। वालिदैन अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अपने कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग की इजाज़त हरगिज़ मत दें। ये कहा गया है CTO लाहौर की जानिब से। कम उम्र ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने अदालत में बयान दिया था कि कम उम्र ड्राइवर्स का नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद पुलिस कम उम्र बच्चों का नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल कर रही है। बच्चों के अभी शनाख्ती कार्ड्स बने नहीं, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड बन रहा है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की है कि कम उम्र ड्राइवर्स के नाम को क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल ना किया जाए और जिन बच्चों का नाम CRO में शामिल किया गया है उसे खारिज कर दिया जाए। ये कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड का मामला है जो कि लाहौर हाई कोर्ट में पहुंच चुका है और इस हवाले से दरख्वास्त भी दायर की जा चुकी है। CRO में शामिल बच्चों के नाम खारिज किए जाएँ, ये दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इस केस में अपनाया गया है और क्रिमिनल रिकॉर्ड के हवाले से भी तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे आगाह किया गया है। आगे बढ़ते हैं। लाहौर के इलाके डिफेंस में कार हादसे के बाद से लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस ने पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स को गिरफ्तार करने और पर्चे काटने की मुहिम शुरू कर रखी है। इसी मुहिम के तहत बहावलपुर में पुलिस ने 11 से 12 साल के बच्चों को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। उनके स्कूल बैग्स भी हवालात के बाहर रखे हैं और ट्रैफिक पुलिस के एक अफसर ने उनकी वीडियो बनाकर टिकटॉक पर अपलोड कर दी है। 12 साल के बच्चों को बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने के जुर्म में खतरनाक मुजरिमान के साथ हवालात में बंद करने पर आवाम सोशल मीडिया पर पंजाब पुलिस को शदीद तनकीद का निशाना बना रही है। वो बच्चे हैं जिनके खिलाफ कम उम्र की कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट का हुक्म अफसाने वाला के हिदायत पर सबके अनाउंसमेंट की गई है कि आप कम उम्र बच्चों को बाइक्स ना चलाने दें। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 से 13 साल है और इस वक्त लॉकअप में है। ये इसमें इन बच्चों से ज़्यादा नेगलिजेंस इनके पेरेंट्स की है जिन्होंने उनको इस कम उम्र में बाइक चलाने के लिए दी है। तो मेरी सब पेरेंट्स से गुजारिश है कि मेहरबानी करें, अपने कम उम्र बच्चों को बाइक्स गाड़ियाँ चलाने की बिल्कुल इजाज़त ना दें। खुद भी सेफ रहें, अपने बच्चों को भी सेफ रखें और इस तरह की कार्रवाई इस तो कम उम्र ड्राइवर्स जो बच्चे ड्राइविंग करते हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन तो जारी है, लेकिन सोशल मीडिया पर पंजाब पुलिस पर तनकीद भी की जा रही है। लेकिन इससे पहले बहुत बार इस तरह के मैसेजेस दिए जाते थे वालिदैन को कि आप बच्चों को ड्राइविंग की इजाज़त ना दें। जिस तरह से एक्सीडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा और हॉस्पिटल्स पर भी बहुत प्रेशर आ जाता है
और ये कम उम्र बच्चे ही होते हैं, 18 साल से कम उम्र, जो बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करते हैं और मुख्तलिफ हादसात का बायस बनते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की, जब बात नहीं बनी तो फिर वही बात जो लातों के भूत हैं वो बातों से बिल्कुल नहीं ये अच्छा एक स्टेप है, लेकिन इसके लिए कुछ इसमें कुछ हुक्म मौजूद हैं, कुछ अभाम नज़र आ रहे हैं, जैसा कि इनको कुछ क्रिमिनल लोगों के साथ जेल में रखा गया है। पेशावर वहाँ पर मुजरिम मुलजिम वहाँ पर मौजूद हैं जिनके साथ इन छोटे बच्चों को रखा गया, बाहर स्कूल बैग्स पड़े हैं, इनको आप सेपरेट रख सकते थे, या आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर कोई उनकी गाड़ियाँ बंद करें, बाइक्स बंद करें, हैवी जुर्माने आयद कर सकते हैं, या उनके पेरेंट्स को अरेस्ट किया जा सकता है, उनको आप गिरफ्तार कर सकते हैं। जिक्र किया, पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है, शायद वो उस तरह से इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे थे। तो गवर्नमेंट जो इस तरह के इकदाम कर रही है या पंजाब पुलिस इस तरह के जो इकदाम कर रही है वो पेरेंट्स के लिए भी है एक लेसन है कि आप अपने बच्चों को खुद से रोकें। उन्हें बाइक जिस तरह कम उम्र बच्चे छोटे छोटे 10-12 साल के बच्चे बाइक चला रहे हैं, बहुत अरसे से कही जा रही है, गवर्नमेंट भी कह रही है, पुलिस भी कह रही है, बार बार वार्न कर रहे हैं कि जो अंडर एज बच्चे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो ट्रैफिक का हिस्सा ना बने। बहुत सारी बात खुद की भी होती है बच्चों की, और किसी को जाकर भी वो हिट करते हैं, ऐसे केस हमारे सामने आ रहे हैं और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए था। और अब देखें कि लोग भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कि लोग इस मामले को लेकर जा रहे हैं, लाइसेंस सेंटर्स में जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, लोग चाह रहे हैं कि उनका लाइसेंस अब बने। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आप इस पर कोई इकदाम मज़ीद करें। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से जानते हैं, मैं ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदा शराज निसार ने। निसार शराज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये कहिएगा कि कम उम्र ड्राइवर्स को अगर पकड़ा गया तो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया जाएगा, ये इस वक्त खबर चल रही है, ये बताइएगा कि क्या वाकई में क्रिमिनल रिकॉर्ड इस वक्त उनका बनाया जा रहा है या नहीं? एक अहम और बड़ा टेक्निकल सवाल आपने किया है। इसमें ये मैं आपको बताता चलूं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड उस वक्त बनता है जब खासकर जो स्टूडेंट्स बाहर जाने होते हैं उनका करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। जो सीआरओ में रिकॉर्ड बनता है वो उस वक्त बनता है जब आप नादरा में आपको रजिस्टर्ड कर लिया जाता है, 18 साल में आपका शनाख्ती कार्ड बन जाता है, उसके बाद वो रिकॉर्ड जो है वो तरतीब में आता है। लेकिन जो करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, जो स्टूडेंट्स ने बाहर जाना होता है इमिग्रेशन पे या दूसरे जराये से, उनका जो करेक्टर सर्टिफिकेट बनाया जाता है उनमें ये जरूर आ जाता है, उनमें रिकॉर्ड होता है कि इस पे कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन यहाँ ये बात भी बड़ी काबिल जिक्र है कि अगर 70% जो हादसा है वो कम उम्र ड्राइवर्स की वजह से हो रहे हैं। जैसे चंद रोज कबल मेडिकल की तालबा जो चूंक के इलाके में, अब ये साबित हो चुका है, डीएज इन्वेस्टिगेशन इस बात पर बरमला बता चुके हैं कि वो 17 साल उसकी उम्र थी और उसने पहले गाड़ी को क्रॉस किया और बाद में उस पर फायरिंग भी करवा दी। ये कम उम्र ड्राइवर्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और इनके वालिदैन को खास कर चाहिए, जिस तरह इस वाक्य में भी उसके मामू और बाकी लोगों ने, लेकिन वो भी अंडर एज था शराज, वो भी अंडर एज था जिसने ये काम किया, वो भी अंडर एज था। लेकिन ये बताइएगा कि मामला इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में चला गया है और वहां पर कोर्ट किया जा रहा है कि जो सीटीओ है उन्होंने कहा कि क्रिमिनल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, लेकिन फैक्ट ये बता रहे हैं कि पुलिस ऐसा कर रही है कि बच्चों का नाम जो है वो उनके साथ उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी शामिल किया जा रहा है। तो इस हवाले से क्या किया जाएगा? देखिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो सीआरओ में इनका नहीं होगा जब तक इनका शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा, वो वहां पे रजिस्टर्ड नहीं होंगे नादरा में, तो वो नहीं होगा। लेकिन ये जब थाने में मुकदमा दर्ज होता है और जो करेक्टर सर्टिफिकेट जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है सबसे अहम स्टूडेंट्स के लिए खासकर, उसमें थाने से रिकॉर्ड आ जाता है। जब शनाख्ती कार्ड के जरिए चेक किया जाएगा तो थाना ये रिकॉर्ड शराज, जिनके शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, जिनके शनाख्ती कार्ड मौजूद है, उनके साथ क्या करेंगे? जी बिल्कुल, जिनके शनाख्ती कार्ड बने हैं उनको चाहिए कि लाइसेंस भी बनवाएं और गाड़ी जो है वो देखकर चलाएं। नहीं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, आप ये कह रहे हैं कि जिनके शनाख्ती कार्ड है उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा? क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होगा और बाकायदा करेक्टर सर्टिफिकेट में वो सामने भी आएगा। जी अच्छा शराज, ये बताइएगा कि अभी 14 रोज के अंदर 5085 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। बगैर लाइसेंस गाड़ी की ड्राइविंग पर 176 मोटरसाइकिल चलाने पर 2970 से ज्यादा पर्चे काटे गए हैं। अब इन लोगों के साथ क्या करना है? बिल्कुल, ये मुकदमा दर्ज किए गए और अगर 14 दिनों में लाहौर का डाटा इस तरह भी ले लिया जाए तो उसमें 58 अफराद जहाँ भाग भी हो चुके हैं। अगर पंजाब का लिया जाए तो 121 अफराद जहाँ भाग हुए हैं हादसा में, ट्रैफिक हादसा में, और उसमें भी जो 70% रेशो है वो रेस लगाने वालों की है। अब फेज 7 में आज भी अगर रात को आप वीकेंड पे चले जाएं तो वहां पे रेस लगाने वाले बाज नहीं आते, वो सारे कम। शराज, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि जिनके खिलाफ ये मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं, जिनकी गाड़ियां बंद कर दी गई हैं, पर्चे काट दिए गए, उनके खिलाफ अब करना क्या है? अब ग्राउंड लेवल पर होगा क्या उनके साथ? देखिए, उनकी तो जमानतें भी हो चुकी हैं, ये बेलेबल ऑफेंस है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं, हाँ खुदा न ख्वास्ता कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, बाकी सब लोगों की जमानतें हो चुकी हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आज भी ये ऑपरेशन जारी है, लाहौर भर में ये ऑपरेशन किया जा रहा है, और जिनको पकड़ा जाता है जो सिर्फ हादसा ना किया हो और सिर्फ कम उम्र ड्राइवर है या लाइसेंस नहीं है,
तो उसको दूसरे दिन ही वो बेल उसकी हो जाती है। लेकिन उनको ये तनबीह की जाती है कि आप आइंदा जो है वो लाइसेंस जरूर बनवाएं। यहाँ पर ये भी बड़ी काबिल जिक्र बात है कि बहुत से मुख्तलिफ मकतब फिक्र के जो लोग हैं उन्होंने ये सजेशन दी थी आला पुलिस अफसरान को, और हाई कोर्ट में भी ये बात गई है। ठीक है, हमारे साथ शराज निसार, आपने हमें इस अहम मामले के हवाले से तफसीलन आगाह किया और बताया कि इस वक्त ग्राउंड लेवल पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डेफिनेटली इस पर तमाम तर इक़दाम उठाए जाने चाहिए कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ। डेफिनेटली ये अपने लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं और ये लोगों के लिए भी मुश्किलात खड़ी करते हैं। अब शामिल करते हैं आज की 10 अहम आलमी खबरें। आज की 10 अहम खबरें यह हैं कि IMF तकनीकी टीम की वजारत खजाना में निगरान वजीर खजाना से मुलाकात हुई है। निगरान वजीर खजाना ने IMF टीम को महसूलात और टैक्स पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी है। ज़राए के मुताबिक टैक्स पॉलिसी में तरमीम के जरिए टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा। टैक्स टू GDP तनासुब में इजाफे के लिए इक़दाम की यकीन दहानी करवाई गई। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का केस। इब्तदाई दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अफनान के वालिद शफकत की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसीह कर दी है। अदालत ने तफसार किया कि क्या मुलजिम शफकत शामिल तफ्तीश हो चुका है। तफ्तीशी अफसर बोले जी शामिल तफ्तीश हो चुका है। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। नैब की चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल कर दिया। चेयरमैन PTI पहले ही जुडिशल हैं और सजा काट रहे हैं। जज मोहम्मद बशीर ने डाला जेल में रावलपिंडी केस में ये समाअत की है। सिटी कोर्ट कराची से हसान न्याजी को फरार कराने के केस में अहम पेशरफ। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अली जैदी इश्तिहारी करार दिए गए। अदालत ने खाके आवेजा करने का हुक्म दे दिया। अली जैदी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 9 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। तफ्तीशी अफसर से मुलजिम की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। समाअत मुलतवी। अहा चीमा के असासे उनकी आमदन से मुताबिकत रखते हैं। केस नहीं बनता। नैब ने वज़ीर आज़म के मुशीर को आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस में क्लीन चिट दे दी है। एहतसाब अदालत ने अहा चीमा की बरियत दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की इस्तदा की। नैब रिपोर्ट के मुताबिक अहा चीमा के जमा कराए गए रिकॉर्ड की तस्दीक की गई। दुरुस्त साबित हुआ मुबैना बेनामी इदारों के ने अपनी ज़ाती इनकम से प्रॉपर्टीज़ बनाई। उनकी प्रॉपर्टीज़ को अहा चीमा से लिंक नहीं किया जा सकता। शाह महमूद कुरैशी की साइफर रूल्स और गाइडलाइंस के हसूल के लिए दायर दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। उधर लाहौर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की दर्ज मुकदमात और इंक्वायरीज की तफसीलात लेने की दरख्वास्त पर समाअत गैर मुहैया मुद्दत के लिए मुलतवी। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 1640 गैर कानूनी अफगानियों को उनके वतन वापस भेज दिया गया। 121 गाड़ियों में 425 खानदानों को रवाना किया गया। उधर इस्लामाबाद के सेक्टर F13 में गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की कसीर तादाद मौजूद होने का इंकशाफ। पाकिस्तान हज आज़मीन के लिए खुशखबरी। हज के लिए आज़मीन से दरख्वास्तों की वसूली आज से शुरू। 12 दिसंबर तक जमा कराई जा सकेंगी। मुख्तसर हज 11,40,000 रुपये में होगा। पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,000 मुकर्रर। 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। अशिया खुराक की बरामदात में 30% इजाफा हुआ। दायरा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल के 4 माह में 1,94,47 लाख डॉलर की एक्सपोर्ट हुई। 4 माह में चावल की बरामदात में 30% इजाफा। और दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जारी कौमी टीम का तरबियती कैंप इख्तिताम पजीर हो गया। खिलाड़ी आज आराम के बाद मंगल को नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। खिलाड़ियों की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस। 2 रोज़ा मैच में अपनी खामियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। हम खबरें अब अच्छी खबर क्या है आयशा आपको बताएंगे। पाकिस्तानी हज आज़मीन के लिए खुशखबरी ये है कि हज के लिए आज़मीन से दरख्वास्तों की वसूली आज से शुरू हो गई है। इसके साथ साथ दरख्वास्तें 12 दिसंबर तक जमा कराई जा सकेंगी। मुख्तसर हज 11,40,000 रुपये में होगा। पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,000 मुकर्रर किया गया है। 605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल होने पर कुलअंदाजी होगी। ख़वातीन पहली मरतबा बग़ैर महरम हज अदा कर सकेंगी।
और अब शामिल करते हैं पाकिस्तान लाइव में आज की बुरी खबर नाज़रीन यह है कि लाहौर में स्मॉग की शिद्दत बरकरार है। बागों के शहर की फ़िज़ा आज भी आलूदा है। सूबाई दारुल हुकूमत का दुनिया भर में फ़िज़ाई आलूदगी में पहला नंबर बरकरार है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 378 रिकॉर्ड किया गया है। शहर की फ़िज़ा इंतहाई मुज़र सेहत है, सांस लेना मुश्किल हो चुका है। अवाम बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पर मरीजों का रश बढ़ चुका है। बागों के शहर की फ़ज़ा आज भी आलूदा है और ये सिलसिला भी बरकरार है, जिससे नाक, कान, गले की बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है और शहरी सिर्फ बारिश के इंतज़ार में हैं, बारिश को तरस। लेकिन ये तो है ना आयशा कि ये तो सिर्फ सिम्टम्स हैं, इसके लॉन्ग टर्म हेल्थ पे कितने इफेक्ट्स होंगे इस हवाले से हमने मुतादिद बार नाज़रीन को बताया। देख सकते हैं आप मनाजिर, आप देख सकते हैं किस तरह से धुंधले मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं और ये स्मोग है, आसमान साफ उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा। पंजाब गवर्नमेंट इकदाम कर रही है लेकिन उसके कोई भी खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए जा रहे हैं, उनका कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। अभी आपको बरह रास्त ये चलेंगे, निगरान वफाकी वजीर मुर्तज़ा सोलंकी सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। माँ या कोई खाला या कोई और खातून न हो जो कि ये खिदमत सर अंजाम दे, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो भी जदीद साइंसी तहकीक है, माँ के दूध का कोई मुतबादिल नहीं है, तो इसमें कोई शक नहीं है। अब अगर आप कोई इस तरह के कोई कवानीन बनाएं कि जी कोई डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन से इसको मुंसलिक कर दें या कोई और तजावीज़ आ जाए तो ये बात मुमकिन है, लेकिन हमारे मुल्क में तो माशाल्लाह जो मुज़र सेहत अशिया हैं उनकी फरावानी है। हर तंबाकू की डब्बी पर और सिगरेट की डब्बी पर लिखा होता है और कैंसर वाली तस्वीर भी लगी होती है, लेकिन हम ये काम कर रहे हैं तो उस पर भी जो है वो कोई लग सकती है। लेकिन एक अहम चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि वैसे हमारा मुल्क जो है वो दूध पैदा करने के हवाले से बहुत अहम मुल्कों में शुमार होता है। हम चौथा नंबर है दुनिया में दूध पैदा करने के हवाले से। तो जो गाय का और दूध का और इसका भैंस का जो दूध है, बकरी का, वो भी मौजूद है, तो इस पे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन ये जो बात हो रही है ना कि लोगों की तालीम करें, तो फिर ये मामला सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी और खुराक की वजारत से निकल कर ये इतलात और नशरियात और सकाफ़त और इन पर भी आ जाता है कि जी, और उल्मा पे भी और तमाम पूरी सोसाइटी पे कि जी पूरा मुआशरा और उसके तमाम जो अरकान हैं वो जब तक इसकी तालीम नहीं करेंगे कि ये कितना ज़रूरी है माँ का दूध, तब तक ये बात जो है वो मुमकिन नहीं होगी। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान आज भी दुनिया भर में चौथे नंबर पर है। जो दूध यहाँ पर होता है, मौजूद होता है, दूध फराहम करता है, उसमें पाकिस्तान का चौथा नंबर है। और ये उन्होंने अभी इज़हार ख्याल किया है सेनेट में, जो आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। अभी आपको अहम खबर देंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हो चुके हैं। इस वक्त वो मिनिस्टर इनक्लेव में मौजूद हैं। ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि आज़म नज़ीर तारड़ भी अपनी वकला टीम के साथ मिनिस्टर इनक्लेव पहुँच चुके हैं। साबिक नवाज शरीफ के हमरा ही मौजूद हैं, दीगर लीगी रहनुमा भी उनके साथ ही मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद अब मिनिस्टर इनक्लेव में पहुँच चुके हैं। आज़म नज़ीर तारड़ और उनकी वकला टीम भी नवाज शरीफ के हमरा मौजूद है। एक बार फिर आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मिनिस्टर इनक्लेव पहुंच चुके हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे और समाअत मुलतवी हुई थी, जिसके बाद अब मिनिस्टर इनक्लेव पहुंच चुके हैं। इसी पर मजीद मालूमात हासिल करते हैं हमें ज्वाइन किया है शराज अहमद शराजी ने, जो इस वक्त मिनिस्टर इनक्लेव के बाहर मौजूद हैं। जी शराज, बताइएगा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ यहाँ पहुँच चुके हैं और इसके बाद अब वो कहाँ जाएंगे? क्या यहीं पर स्टे करेंगे या फिर कहीं और जाएंगे?
देखिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो अब से कुछ ही देर बाद जब हाई कोर्ट में केसेस की समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी हुई तो उसके बाद मिनिस्टर एनक्लेव जो है वो पहुंच चुके हैं। उनके हमरा इस वक्त साबिक वज़रा भी मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर कायदीन उनके हमरा मौजूद है। उनके साथ इस वक्त मिनिस्टर एनक्लेव में जो है आज़म नज़ीर तारड़ साहब मौजूद है। उसके अलावा जो वकला टीम है वो इस वक्त जो है मिनिस्टर एनक्लेव में मौजूद है। इसाक डार की रिहाइश गाह पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त क़याम पज़ीर है। इसके अलावा उनके साथ जो है तारड़, सरदार अयाज सादिक, परवेज़ रशीद और बियाई कियानी समेत दीगर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है वो इस वक्त मिनिस्टर एनक्लेव में मौजूद है। हमने सुबह देखा था कि लाहौर से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रवाना हुए थे, मिनिस्टर एनक्लेव वो यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ पर कुछ देर उन्होंने क़याम किया, उसके अलावा आराम भी यहाँ पर उन्होंने कुछ देर किया। फिर उन्होंने यहाँ पर जो है कानूनी टीम से मुशावरत की, तवील मुशावरत जारी रही यहाँ पर। उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस केस की समाअतों के लिए जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और लंबी समाअतों के बाद एक मरतबा फिर से वो काफिले की सूरत में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद है। ताहम ज़राए का ये बताना है कि यहाँ पर वो कुछ देर क़याम कर सकते हैं, उसके बाद वो मरी के लिए भी रवाना हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त वो इसाक डार की रिहाइश गाह पर जो है मिनिस्टर एनक्लेव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर कायदीन और वकला टीम के हमरा मौजूद है। जी ठीक है, इसके बाद वो मरी के लिए भी रवाना हो सकते हैं। शिराज अहमद शिराजी, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान लाइव में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। लाहौर में स्कूल तलबा के तमाम फील्ड ट्रिप्स, आउटडोर सरगर्मियों पर बिला इजाज़त पाबंदी आयद कर दी गई है। DC CEO एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर से पेश की इजाज़त के बगैर ट्रिप्स पर पाबंदी होगी। पाबंदी का फैसला इस्लामाबाद में शरकपुर के निजी स्कूल ट्रिप को हादसे के बाद किया गया है। फैसले पर अमल दरामद न करने वाली स्कूल इंतज़ामिया और मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने मरासला भी जारी कर दिया है। CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने तमाम एजुकेशन अफसरान को अहकामात पर अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी है। अहम खबर है, आपको इस वाले से अपडेट कर रहे हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसके बाद ये इक़दाम लिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं, ज्वाइन किया है हैदर खरल ने। हैदर खरल, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो पाबंदी आज कर दी गई है, जो गैर ज़रूरी और जो टिप्स लेके जाते हैं प्राइवेट स्कूल, वो अब नहीं लेकर जा सकेंगे। और ये जो कुछ दिन पहले हादसा भी पेश आया था, इसके पेश नज़र अब जो ये पाबंदी जो है वो नाफिज कर दी गई है। अगर किसी प्राइवेट स्कूल ने बाहर जाना है या टिप लेके जाना है तो उससे पहले जो इंतजामिया है, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, उसको आगाह करना पड़ेगा। अगर वो आगाह नहीं करेंगे तो फिर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और ठीक है, कार्रवाई अमल में लाई जाएगी अगर इतला पहले ना देगी। हैदर खरल, आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। बैट पर फ़लस्तीन का झंडा क्यों लगाया? आज़म खान को कौमी T20 टूर्नामेंट में बैट पर फ़लस्तीनी झंडा लगाना महंगा पड़ गया। ज़राए के मुताबिक आज़म खान पर मैच फीस का 50% जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। आज़म खान पर गैर मंजूर शुदा लोगों के इस्तेमाल पर कार्रवाई हुई है। आज़म खान को मैच रेफरी ने बैट पर फ़लस्तीनी झंडे का स्टिकर लगाने से मना किया और मेरे जवाब में कहा था कि मेरे हर बैट पर यही स्टिकर है। और आज़म खान को ये स्टिकर लगाने पर ICC रूल्स के मुताबिक मैच फीस का 50% उन पर जुर्माना आयद किया गया। बैट पर फ़लस्तीनी परचम लगाने पर आज़म खान को जुर्माने के खिलाफ सोशल मीडिया सार्फिन उनके हक में मैदान में आ गए हैं। सोशल मीडिया सार्फिन ने PCB इंतज़ामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। फ़लस्तीनी झंडा लगाने पर बल्लेबाज आज़म खान को जुर्माना आयद करने के खिलाफ सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से शदीद रद्दअमल का सामना है। साबिक क्रिकेटर्स राशिद लतीफ़ और डॉक्टर नुमान नियाज ने अपने पॉडकास्ट में आज़म खान को सराहा। एक सारिफ ने मसला हल न होने तक PCB का बॉयकॉट करने की दरख्वास्त की। सोशल मीडिया सार्फिन ने आज़म खान के इक़दाम को काबिल एहतराम करार दिया और कहा कि क्रिकेटर ने फ़लस्तीन की हिमायत से उनका दिल जीत लिया। कई सार्फिन ने इसराइल के साथ PCB के लोगों की तस्वीर शेयर करते हुए शर्मनाक लिखा। एक सारिफ ने लिखा कि पहले PCB ने मोहम्मद रिजवान को ग़ज़ा के हक में ट्वीट डिलीट करने पर मजबूर किया, फिर उन्होंने आज़म खान को कुछ भी पोस्ट करने के लिए इजाज़त नहीं दी और अब आज़म खान पर जुर्माना आयद किया गया।
पीसीबी के कवानीन हैं क्या? पीसीबी के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत खिलाड़ी किट या सामान पर गैर मंजूर शुदा स्टिकर नहीं लगा सकते। खिलाड़ी मैच के दौरान मजहबी और सियासी पैगाम के स्टिकर भी नहीं अवाइजा कर सकते। मैच रेफरी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की। ज़रा ये बताते हैं कि आजम खान इससे कबल भी मैचों में बैट पर फ़लस्तीन का झंडा लगाकर खेल चुके हैं। तो ये वो कोड ऑफ कंडक्ट है जो ज़रा बता रहे हैं कि पीसीबी के कवानीन आखिर इस हवाले से हैं क्या। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौक़िफ़ अपनाया है कि आजम खान को मैच रेफरी और एम्पायर्स ने जुर्माना आयद किया है। आजम खान समेत तमाम खिलाड़ियों को खेल में ऐसी हरकत से गुरेज की वार्निंग दी गई है। इसके अलावा आजम खान ने गलती का एतराफ़ भी कर लिया है। मैच रेफरी ने जुर्माना करके मामले को ख़त्म कर दिया। तो बैट पर एक स्टिकर लगाया गया था फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए, जो इस वक्त गज़ा में सूरत हाल है, और कम उबेश हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, ख़्वाह वो फ़नकार बरादरी से उनका ताल्लुक़ हो या फिर वो क्रिकेटर्स हों या फिर किसी बड़े ओहदे पर। इससे पहले आपको ऐशा याद होगा रिजवान ने भी यही किया था, उन्होंने सॉलिडेरिटी शो की थी फ़लस्तीन के साथ, गज़ा के लोगों के साथ। वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने ये किया था जिस पर टीम ने स्टैंड लिया था, पीसीबी ने उनके लिए स्टैंड लिया था। लेकिन आजम खान ने जो बैट पर स्टिकर लगाया और ये जो मौक़िफ़ सामने आया जिसमें कहा जा रहा है कि फ़िरका वारियत को हवा नहीं देनी, कोई पॉलिटिकल ऐसे पॉलिटिकली किसी चीज़ को आपने सपोर्ट नहीं करना या किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करना, उस वजह से उन पर ये जुर्माना आयद हुआ है। चौधरी अशरफ साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चौधरी अशरफ, ये जो उन्होंने लोगो लगाया बैट पर, ये क्या पहली बार ऐसा हुआ है या इससे पहले किसी क्रिकेटर ने कभी सपोर्ट नहीं किया? अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है कि इससे पहले किसी क्रिकेटर ने और ने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसकी वजह से मैच रेफरी या अंपायर्स को उसको मुदाखलत करना पड़ी। आजम खान ने पिछले 1-2 मैचेस में भी फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करते हुए अपने बैट पर उनका झंडा लगाया था, लेकिन जैसे ही मैच रेफरी और अंपायर्स नोटिस में ये बात आई तो उन्होंने फौरी तौर पर उसको रोक दिया। जब उनके रोकने के बावजूद भी गुज़िश्ता मैच में जब आजम खान ने वो बैट को इस्तेमाल किया तो मैच रेफरी की जानिब से उनको मैच फीस का 50% जुर्माना किया गया और इसके साथ साथ उनको वार्न किया गया अगर आइंदा उन्होंने ऐसी कोई हरकत की तो फिर उनको बैन भी कर दिया जाएगा मैचेस से या टूर्नामेंट से। लेकिन ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए कि जो आप क्योंकि खेल है हमारे, ये अमन और शांति का पैगाम देते हैं। ऐसे किसी एक जमात या दूसरी जमात के साथ इज़हार यकजहती के और भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर किया जा सकता है। जैसा अभी आपने बताया कि मोहम्मद रिजवान ने सोशल मीडिया के जरिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ये चौधरी साहब, ये आप कहना चाह रहे हैं कि बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप आवाज़ उठा सकते हैं अगर आपने किसी एक खास ग्रुप के साथ इज़हार यकजहती करनी है, लेकिन खेल के मैदान में ये अलाउ नहीं है, रूल्स फॉलो करना सब पर जायज़ है। तो आईसीसी के रूल्स क्या कहते हैं इस हवाले से? आईसीसी का भी बहुत सारा इसमें जो एंटी करप्शन कोड है ना उनका, वो हर स्टेडियम हर मैच से पहले मैच रेफरी टीमों को बताते हैं कि ये एंटी करप्शन कोड है जिसमें किसी किस्म का भी आप जो किसी को होप नहीं कर सकते, किसी को दिल आज़ादी नहीं कर सकते। इसी वजह से ये भी एक ऐसे ही उसमें एंटी करप्शन कोड में जुमरे में आता है कि आप दौरान मैच ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्योंकि आजम खान ने दौरान मैच बैट इस्तेमाल किया और उस पर स्टिकर का इस्तेमाल था, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उनको वार्न किया है और मैच रेफरी की रिपोर्ट पीसीबी को जमा करवा दी गई है और आइंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी। ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रियाज महमूद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रियाज साहब, आजम खान ने शायद दिल तो जीत लिए लोगों के, चाहे जो रूल्स फॉलो नहीं कर सके वो अब मैच की जो फीस है वो भी उन्हें अदा करनी पड़ेगी। कैसे देखते हैं आप इस एक्ट को? एक उम्मत मुस्लिमा के फर्द की हैसियत से अगर कोई फलस्तीन के लोगों के साथ यकजहती करता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इस पे हम अगर देखें तो पीसीबी की राय जो है वो क्लियर नहीं है। अगर हम देखें तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान जो है कुछ खिलाड़ियों ने ट्वीट की तो हमारे मुसद्दिका ज़राए ने बताया कि पीसीबी ने हद दर्जे कोशिश की कि किसी तरह वो खिलाड़ी जिस तरीके से रिजवान ने अपनी इनिंग्स जो है
वो गजा के मुसलमानों के नाम की थी, तो पीसीबी ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से खिलाड़ी जो है इस ट्वीट को डिलीट कर दें, लेकिन उन्होंने डिलीट नहीं किया। जबकि उस वक्त आईसीसी का ये कहना था कि ये किसी भी खिलाड़ी का क्रिकेट से हटकर एक अपना इंफरादी अमल है। लेकिन जिस तरीके से आजम खान ने नेशनल T20 के दौरान जो है वो बैट पर फलस्तीन का बल्ला लगाया, तो इस पे भी पीसीबी ने एतराज तो जरूर किया, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि क्या ये वाकई कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। एक तरफ तो अगर हम देखते हैं कि दुनिया भर में ममनुआ अशिया का जो है वो आप स्टिकर लगा के खेलते हैं, दूसरी तरफ क्रिकेट के अंदर जो कि पाकिस्तान में सरोगेट मार्केटिंग पे पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन जो गेमिंग और जुए की जो वेबसाइट हैं वो टीवी पे तशरीह की जाती थी, जिसपे वे हुकूमत पाकिस्तान ने सरोगेट मार्केटिंग पे पाबंदी लगाई है। उन बल्लों के इश्तहारात जो हैं, उनके चीजों के इश्तहारात बल्लों पे लगाए जाते थे, लेकिन वो तो काबिल कबूल है। लेकिन अगर कोई मुसलमान जो है वो अगर फलस्तीन के मुजाहिदीन के साथ जो है, लोगों के साथ जो है वो अगर उनकी हौसला अफजाई करता है, तो उस पर कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया जाता है। और यही इतलात है कि आजम खान को जब कहा गया तो उन्होंने उसको स्टिकर को उतारने से भी मना किया। तो अभी इसके ऊपर जो है एक वर्बली तो यकीनन उनको कहा गया, लेकिन वो मैचेस खेल रहे हैं। अब आगे का लाहेअमल पीसीबी बताएगा कि पीसीबी इस पे कितना सख्त एक्शन लेता है। जी अच्छा रियाज साहब, पीसीबी ने पहले एक्शन लिया, अभी आईसीसी की जानिब से इस हवाले से कोई खबर सामने नहीं आ सकी है या कोई उनकी जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो किस जल्दी में पीसीबी ने ये एक तो एक्शन लिया, ये बता दीजिए, बिकॉज पीसीबी पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है सोशल मीडिया पर। कि यकीनन पीसीबी अक्सर औकात हमने देखा गया कि शायद आईसीसी तो मना न करे, लेकिन पीसीबी खुद से जो है वो मैदान अमल में आ जाता है और इस किस्म के डिसीजन लेता है कि जो बाद में हजरत सराई का वो बनते हैं और उन पर जगहसाई होती है। जिस तरीके से पीसीबी के जितने भी फैसले अगर आप देखें कि कप्तान बदलने से लेके हर चीज, तो उनको हर तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन्होंने एक और नया जो है वो पिंडोरा बॉक्स खोला है, नया पिंडोरा बॉक्स खोल दी है पीसीबी ने। और इससे पहले बहुत बार तनकीद भी की जाती रही। चेयरमैन पीसीबी पर भी महमूद रियाज हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो पीसीबी ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है और अपने लिए मजीद कोई मुश्किल खड़ी कर दी है। सोशल मीडिया पर बहुत तनकीद हो रही है उन पर। आज के पाकिस्तान लाइव से इतना है।